अच्छा जी, कल हमने 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स, अच्छा एक दो चीजें कल रह गई थी, वो हल्की हल्की से डिस्कस कर लें। एक ये होता है बेटा, मेरे पास मैंने एक अपनी स्ट्रैटेजी रखी हुई टीचिंग की कि मैं जो आज पढ़ा रहा हूं, आपने कोई सवाल करना है कर लें, जरूर करें, जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना अच्छा होगा। फिर अगले दिन आके मैं पिछली क्लास को 15 से 20 मिनट में समराइज कर देता हूँ। याद है कल हमने ये पढ़ा था, अगर जरूरत होती है, और वो अक्सर होती है, कभी कभी ऐसा होता है प्रैक्टिस की थी, अब उसको क्या समराइज करेंगे, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसे समराइज करके बता रहा होता हूँ कि देखो हमने कल ये 4 चीजें 5 चीजें 6 चीजें डिस्कस की थी। अब उसमें कोई सवाल है, क्लास में बैठकर सवाल आ सकता है, लेकिन घर जाके जब हम उसको दोबारा करते हैं तो फिर दोबारा एक सवाल और आ सकता है, वो आप लिख के ले आओ। फिर एक ग्रुप बन जाता है व्हाट्सएप का। स्टार्टिंग में मैं नहीं देखता क्योंकि वो बेतुके सवाल आते हैं स्टार्टिंग में। थोड़ा अर्सा जब वो ग्रुप बन जाएगा तो फिर उस ग्रुप के अंदर होता है सर ये मसला आ रहा है, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ तस्वीर खींचो, जो चीज नहीं आ रही और वॉइस नोट छोड़, मैं इंशाल्लाह उसको समझा दूंगा। समझ आ गई, उसमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है। आप घर जाएं, आप सोचें यार ये घर जाते भी यही काम करेंगे तो मेरी जो बेगम है वो तो फिर समझ रहे ना आप, गेट पे लिख देगी नो एंट्री, क्या है, बहुत बड़ा इशू है बेटा, अभी तुम्हारी हुई नहीं है ना। हाँ, एक बात तो ये रह गई थी कल छोटी सी डिस्कस करनी थी। अच्छा एक और चीज मैंने कल जाते हुए सोचा था, बाद में मुझे याद आया था और वो अभी मेरे जहन में फिर माइंड में निकल गया है कि वो थोड़ा सा वो भी समझा दूंगा। हाँ ठीक है, याद आ गया। इंशाल्लाह हमारा जो सिलेबस है, हमारा पेपर है मार्च के स्टार्ट में, हमारा सिलेबस इंशाल्लाह होता है और होगा जैन में एंड हो जाएगा। 31 जैन वुड बी द लास्ट डे इंशाल्लाह। उससे 2-4 दिन पहले हो जाए तो क्या बात है। फिर फेब के पहले 2 हफ्तों में रिवीजन कराऊंगा, मैं कराता हूं और कराऊंगा। इज दैट क्लियर? ये 2 मिनिमम आपको बता दिया है कि ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी। मेरा टारगेट है जैन 31, सही है ना। मैंने एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी बहुत पहले और वो काफी अरसे तक चली, फिर मैंने उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया, चिल्ला। ये दीनी इस्लामिक तबलीगी वर्ड है। चिल्ले का मतलब होता है 40 दिन। तो मैंने कई दफा अल्लाह का शुक्र है चिल्ला लगाया है सिलेबस में, 40 दिन पहले खत्म किया। तो फिर मैंने उसको टर्म इत्तेफाक से पहले एक दफा किया तो एग्जैक्टली 40 दिन थे पेपर होने में, मैंने उसी दिन रख दिया, भाई चिल्ला लग गया, सही। लेकिन मुझे लगता है चिल्ला और महीना इसके दरमियान सही रहता है, 40 दिन थोड़ा सा अर्ली हो जाता है। तो अगर आप 30 दिन पहले कर रहे हैं तो आपके पास एक बेहतरीन टाइम है रिवाइज करने का इंशाल्लाह। और फिर जो बड़े कोर चैप्टर हैं जो स्पेशली पहले 2-3 महीनों में होंगे, जाहिर है फिर वो आप आखिर में तकरीबन भूलना शुरू हो जाते हैं, उसमें मैं क्या करता हूं, एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज करता हूं। कैसे करता हूं वो भी बता दूं हल्का सा, कि भाई आज एक काम है, हमने सीवीपी पढ़ा था 2.5-3 महीने पहले, 4 महीने पहले, अब सीवीपी का रिवीजन है। तो उस दिन मैं क्या करूंगा, सीवीपी की सारी समरीज रिकॉल करवाऊंगा, 3 से 4 बेंचमार्क क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और इस तरह समराइज किया, और होपफुली उसी दिन उस चैप्टर का टेस्ट ले लिया। या नॉर्मली होता है कि सर आज ना ले, आज आपने समराइज कर दिया, आप अगला रिवीजन रख रहे हैं तो उस दिन इसका टेस्ट रख ले पिछले रिवीजन का, तो इस तरह कर लेंगे। टेस्ट थोड़े ज्यादा हो तो बेहतर है, आप इंशाल्लाह ज्यादा परफॉर्म करेंगे। थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होती है, भागना नहीं है, पेपर निकलना चाहिए। पेपर बातों से नहीं निकलेगा, वो जो 5 बातें बोली हैं उससे निकलेगा। वो मैं कल लिखवा के गया हूं, बार बार उसको डिस्कस करना मुनासिब नहीं है। अब आगे चलते हैं। कल मैंने आपको कहा था कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस उनको अगर हम बाइफरकेट करें तो हम 2 हिस्सों में बाइफरकेट कर सकते हैं उनके एक्टिविटीज को। एक आपका कहलाता है फैक्ट्री, कल मैं ये बता के गया हूं, और एक को हम नाम दे देते हैं नॉन फैक्ट्री या नॉन मैन्युफैक्चरिंग या नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। फैक्ट्री और फैक्ट्री के अलावा, इज दैट क्लियर? फैक्ट्री के अलावा क्या है? एडमिन एंड जर्नल एक्सपेंस,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस, ये मोटी मोटी एग्जाम्पल है। ये हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारा फोकस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारा फोकस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा फोकस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फैक्ट्री है। तो अगर आपका फोकस अच्छा हो कि थ्रू आउट सेमेस्टर हमने किस चीज को ज्यादा पढ़ना है, तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। मैं एग्जाम्पल इसकी सोचूं और फिर जब मैं सीख जाऊं तो फिर मैं उसे हर जगह ले जाऊं, सर्विस सेक्टर में जाके अप्लाई करूं, ट्रेडिंग में करूं, बट उसकी एप्लीकेशन सर्विस और ट्रेडिंग में ना होने के बराबर है। कॉस्टिंग असल चीज है। मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गया MBA BBA को, तो मेरे कोलीग कह लें, दोस्त कह लें, क्लासमेट कह लें, वो मिल गया, वो AC में क्वालिफाइड, ठीक, वो उस यूनिवर्सिटी की जॉब कर रहा है फाइनेंस की। मैंने कहा यार यहाँ क्या कर रहे हैं आप? तो मैंने उसको बोला यार ये कुछ जगह है काम करने की, बहुत अच्छी सैलरी है, बट ये तुम्हारी जगह थोड़ी है। तो उसने कहा तुम भी तो यहाँ हो। मैंने कहा मैं पढ़ाने आया हूँ, मैंने अपने कैरियर को चेंज किया है, मैं कमर्शियल एक्टिविटी या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब नहीं कर रहा। तो यार आप टेक्सटाइल सेक्टर में जाओ, आप इंडस्ट्रियल एरियाज में जाओ, आप यूनिवर्सिटी में बैठ के अकाउंटिंग क्या कर रहे हैं? बहरहाल फिर उसने अपनी कंसल्टेंसी फर्म खोल ली थी, उसका एक टारगेट होगा, कुछ पैसे जमा कर रहा होगा, क्या ऑब्जेक्टिव था पता नहीं। फिर फैक्ट्री कॉस्ट, ये जो फैक्ट्री की कॉस्ट होती है, कल मैंने एग्जांपल दी थी, इसके अंदर 3 चीजें आती हैं, दैट इज मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। सही, कल ऑलरेडी एग्जांपल दे दी है, हल्का फुल्का इसको टच कर लेते हैं। वो प्रोडक्ट आपके सामने ही प्रोडक्ट है, इसका जो भी पार्ट है, जो आंखें देख पा रही हैं और जो आंखें नहीं देख रही, बट आई एम हैविंग द नॉलेज कि इसके अंदर ये चीज मौजूद है, दैट इज मटेरियल। ये चेयर जिसमें आप बैठे हैं, जिस कंपोनेंट से बनी है, दैट इज मटेरियल। ये बिल्डिंग जो आपको नजर आ रही है, सीमेंट बजरी, लोहा, दरवाजे, खिड़की, एल्मुनियम, मार्बल, टाइल, कलर, पॉलिश, सब मटेरियल। गाड़ी, उसके अंदर जितने इंग्रेडिएंट हैं, इंजन, टायर, बैटरी, जो भी है, वायरिंग है, साउंड सिस्टम है, AC का सिस्टम है, बिलीव मी ऑल इज मटेरियल। उसका कंपोनेंट हो, मैंने कल एक एग्जांपल दी थी, इवन वो जो स्पेयर पार्ट्स रखे हुए ना गाड़ी में, वो भी मटेरियल है। वो जो टूल रखा हुआ है, स्पेयर व्हील रखा हुआ है, वो भी मटेरियल है, वाइपर और बहुत सारी चीजें हैं। लेबर जब हम कहते हैं तो नंबर 1 फोकस होना चाहिए। लेबर से मतलब है फैक्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, फैक्ट्री के लिए जो काम कर रहे हैं। फैक्ट्री के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो कौन हो सकते हैं? फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री सुपरवाइजर, फैक्ट्री हेल्पर, फैक्ट्री वर्कर्स, फैक्ट्री गार्ड्स, फैक्ट्री स्वीपर्स। छोटा हो, छोटी जॉब कर रहा हो या बड़ी जॉब कर रहा हो, व्हाइट कॉलर हो या कोई भी कॉलर हो, पैसे उसके अकाउंट में मंथली आ रहे हो या डेली आ रहे हो, जब हम कहते हैं लेबर तो मतलब वो सारी कॉस्ट। एक्सपेंस, दुनिया की कोई भी फैक्ट्री हो, किसी भी नेचर की फैक्ट्री हो, उसके सारी कॉस्ट को सामने रखो, लंबी लिस्ट, 500 आइटम है, आपने उसमें से कुछ आइटम यहां कुछ यहां फिट कर दिए, बाकी जो बच जाएगा दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। दैट मे बी रेंट, दैट मे बी इंश्योरेंस, दैट मे बी डेप्रिसिएशन, दैट मे बी प्रॉपर्टी टैक्स, दैट मे बी यूटिलिटी बिल्स, दैट मे बी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे एग्जाम्पल इंशाल्लाह बढ़ती जाएगी। यहां तक क्लियर हो गई बात। अब एक और इसकी बाइफर्केशन होती है, प्लीज। इस मटेरियल को, इस लेबर को और इस एक्सपेंस को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक कहलाता है डायरेक्ट और एक कहलाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस मटेरियल। डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पूरी जिंदगी कॉस्टिंग में ये 6 लफ्ज के अलावा कोई लफ्ज ही नहीं होगा। फिर आपने सीखना क्या है? एप्लीकेशन। आज सीखना क्या है क्या? कल सीखना क्या है? हाउ टू अप्लाई दिस, किस जगह पे कैसे इसको यूज करना है, उसकी डेप्थ आगे जाती जाएगी, बढ़ती जाएगी और वो BFD तक चलेगी।
समझ आ गई बात? इसका मतलब है मुझे अगर सिर्फ ये पता चल जाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो मसला हल हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या हो सकता है? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। पहले आप थोड़ा बहुत बोलेंगे फिर मैं बता दूंगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सही क्या कहते हैं आप? जो डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है और प्रोडक्ट के ऊपर, और जो ट्रेसेबल हो, मतलब जैसे कोई कपड़ा है उसकी जो डाई है देखी जा सकती है। देखो मैं बुलवाना चाह रहा था और तुमने बोल दिया, जो मेरा टारगेट था वो अचीव हो गया। इसके कहने का मकसद है जो नजर आए और जो नजर ना आए। एक को घसीटूंगा कल तेरा भी नंबर आ सकता है, इसलिए संभल के उसका रिकॉर्ड लगाना, छोड़ूंगा किसी को नहीं। तो जिल्लत अगर एक की हो रही है तो अगले दिन तेरा नंबर भी होगा, तो इसलिए उसकी तरफ मत देख, अपने गिरबान में देख। ये जिल्लत नहीं है, अल्लाह ना करे। फोकस आपका स्ट्रांग होता है कि मैंने एक चीज बोली वो गलत है या सही है। अगर गलत है साइड पे लगाओ, तो फिर साहब आता है ना सही क्या है। यहाँ आप सीखने आए हैं, अगर आपको आता कैफ 3 तो आप यहाँ ना बैठते, यहाँ आ जाते, या आप घर पे बैठे होते। तो यार आपको नहीं आता तो इसमें क्या है? अगर बोलो तुझे नहीं आता तो तुझे कौन सा आता है? खुदा की कसम, ये क्रिटिसिज्म को आप फेस करेंगे। अब एक टारगेट मैंने पकड़ा, एक मुर्गा मैंने पकड़ा है, ये कॉमन मुर्गा है। अच्छा मैं सुन रुक जा। अब इधर देखो, इधर बाकी लोग जो है यहाँ बैठे हैं, आप बता रहा हूँ ये भी हंसेंगे तुझ पर, और अंदर अंदर ये भी यही सोच रहे थे। सर नहीं बात हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। आप देखो इधर प्लीज, जो मैं बताना चाह रहा हूँ समझे। एक साहब कहने लगे यार मैंने उनसे पूछा आप नमाज पढ़ते मस्जिद जाते? कहने नहीं। मैंने क्यों? कह रहा कुरान में लिखा है मस्जिद में दाखिल मत होना। कह रहा हाँ। मैंने कहा जाहिल आदमी पूरा तो पढ़ लो। जब तुम नशे की हालत में हो, जब तुम नशे की हालत में हो, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे कहीं और ही निकल जाओगे। आपने लफ्ज दिया हाफ कुक्ड, कहीं और निकल गए। सच बता रहा हूं, अब ये इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। हो सकता है आप सही कह रहे हो और मैंने आपका गलत लफ्ज पकड़ लिया, क्योंकि मेरी इंटेंशन क्या थी? मुर्गा पकड़ने की। तो इधर आपने एक बेतुका लफ्ज बोला, उधर मैंने आप पे हमला कर दिया। हो सकता है आप मुझ पे केस कर दो कि नहीं अगला लफ्ज आने वाला था, आप पहले ही बोल पड़े। सुने इधर, इन्होंने एक लफ्ज कहा, अगर ये कहना चाह रहा है या आप लोग भी कहना चाह रहे हैं तो बेकार है। सुने, डायरेक्ट कॉस्ट जो नजर आए, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो नजर ना आए। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आप यही सोच रहे हैं, हरगिज नहीं, ये कोई डेफिनेशन नहीं है। डायरेक्ट कॉस्ट नजर आए, हो सकता ना आए। डायरेक्ट कॉस्ट नजर भी आ सकती है और नहीं भी, इनडायरेक्ट कॉस्ट नजर भी आ सकती है और नहीं भी। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, लकड़ी नजर आ रही है डायरेक्ट, ग्लू नजर आ रहा है इनडायरेक्ट, वर्कर जो हेल्प कर रहा है, वर्कर जो प्रोडक्शन कर रहा है नजर आ रहा है डायरेक्ट, सुपरवाइजर फैक्ट्री मैनेजर नजर आ रहा है इनडायरेक्ट। इसका मतलब ये डेफिनेशन तो मुनासिब नहीं है। आपको मैंने क्या कहा, इसने जो लफ्ज दिया वो हाफ कुक्ड है। दो लफ्जों को अगर नहीं मिलाया तो कहानी कहीं और निकल गई। एक लफ्ज, अब आप बोल दो, चलो बोल दो, इसको लग रहा है मेरी बेइज्जती हुई है, अब नहीं। हाँ पहली बार नहीं आप अच्छा और भी होगी, और भी बोलो कंसिडरेबल कॉस्ट भी ज्यादा होगा, जिसकी कॉस्ट ज्यादा हो वो भी डायरेक्ट मटेरियल नहीं है ना बेटा, यही तो बात है। ऐसा नहीं है, कोई बात यार मैं बताऊं आपको, एक मिनट प्लीज, आप जितना बोलेंगे उतना अच्छा मेरे लिए, लेकिन उसको फिर बेतुकी जगह पे नहीं लिखें। एक रीजनेबल बात करें, डिबेट करें, डिस्कस करें। जितना शुरू की 2-3 क्लासों में आपका माइंड ब्रॉड होगा ना, आगे जाके वो नैरो हो जाएगा रीजन, फिर आप चले जाएंगे दूसरी तरफ, एप्लीकेशन की तरफ। तो थोड़ा सा राइट टाइम में 1-2 दिन माइंड को ब्रॉड करें। आप सिर्फ मुझे बताते जाएं, बाकी मेरा काम है उसको करेक्ट करना, ठीक है? अब आप सुने इधर, इन्होंने कहा खर्चा ज्यादा या कम, ऐसा भी कुछ नहीं। ऐसी कई फैक्ट्रीज हैं जहां बड़े बड़े आइटम, रेंट उस कॉस्ट का बहुत बड़ा एलिमेंट है। इनडायरेक्ट डेप्रिसिएशन बहुत बड़ा अमाउंट है, इनडायरेक्ट, बिलीव मी। सही, अब ये बात भी हो गई। एक और डेफिनेशन भी ध्यान में आती है लोगों के, जो कल मैं सही करके गया था। डायरेक्ट जरूरी,
इनडायरेक्ट गैर जरूरी, छन्ना लगा हुआ है, यहां जो आएगा वो सब जरूरी होगा। इसका मतलब है उस जरूरी की दो बाइफर्केशन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप विजुलाइज अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते जब तक एक लफ्ज आपको समझ में ना आ जाए। और वो लफ्ज क्या है, उससे पहले एक छोटी सी पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। कॉस्ट ऑब्जेक्ट सादा लफ्जों में रीजन ऑफ कॉस्ट। ये ऐसी चल रहे हैं, खर्चा बढ़ेगा आपकी वजह से, यू आर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। हाँ वो अपनी जगह है। बेटा बात सुनो इधर, तो कॉस्ट तो अब गाड़ी जो बना रहा है खर्चा हो रहा है, तो बनेगी तो बिकेगी ना, पैसे तो आएंगे। लेकिन अगर लाख की जगह 80 भी बन जाए तो बुरा है। ये पॉइंट है, मेरी बात समझिएगा। हर चीज आप इसलिए तो लगा रहे हैं कि उससे रेवेन्यू जनरेट होगी। देखिए इधर, खर्चे में और लॉस में क्या फर्क है? खर्चे से बेनिफिट आता है, लॉस से बेनिफिट नहीं आ रहा। मोबाइल लिया, साल इस्तेमाल किया, खराब हो गया, एक्सपेंस है। मोबाइल लिया, दूसरा है, कह रहे तुम नहीं, तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है, तुम्हारे पास अमानत था, टीटी दिखाई ले गया, लॉस। सच बता रहा हूं, गाड़ी छिन गई, लॉस। अदरवाइज आपने यूज करी तो एक्सपेंस। तो भाई कोई भी खर्चा होता है वो कमाने के लिए होता है, इस्तेमाल के लिए होता है, गैर जरूरी कोई खर्चा होता ही नहीं। अब आप पॉइंट को समझेंगे प्लीज। कॉस्ट ऑब्जेक्ट सादा लफ्जों में रीजन ऑफ कॉस्ट। मैं यहां आ रहा हूं, मुझे सैलरी पे की जा रही है आपकी वजह से, यू आर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कैफ 3 इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कैफ 2 इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कैफ 1 इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कैफ 5 इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप सीए के पेपर देखें तो आपका, जिसको आजकल वो नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे, एएफसी को क्या नाम रख दिया, पीआरसी, उसके 4 पेपर हैं, 5 हैं, 8 ये, तकरीबन 13। फिर आप जाएंगे सीफैब में 6 वहां हैं, तो 19, फिर 2 आपके वो पेपर हैं, 21, फिर एसीसी ले लें, 9 पेपर। लिहाजा आप यूं समझे हमारे केएनएस के अंदर 1 से 30 पेपर हैं। हर कोर्स एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, हर कोर्स एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मे बी अ जॉब, मे बी अ यूनिट, मे बी अ डिपार्टमेंट, मे बी अ सर्विस। कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो रीजन है उस खर्चे का, जिसकी वजह से ये खर्चा हो रहा है, इन तमाम कोर्सेज की वजह से केएनएस के अंदर अंबार लगा हुआ है खर्चों का। ये सब क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। नॉर्मली स्टार्टिंग में कॉस्ट ऑब्जेक्ट जब आप जहन में लाएं तो 2 में से कोई एक चीज ले आए। कॉस्ट ऑब्जेक्ट बंदा, जॉब। गफूर आया, अपना ऑर्डर देके चला गया, शकूर आया, अपना ऑर्डर देके चला गया, जहूर आया, अपना ऑर्डर देके चला गया। एक कह रहा है मेरे लिए वुडन चेयर्स बना दो, दूसरा कह रहा है मेरे लिए आयरन चेयर्स बना दो, तीसरा कह रहा है रिक्लाइनिंग चेयर्स बना दो। मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स, बंदा, तो मैंने थोड़ा बंदा बना दिया, बंदे के जैसा। कॉस्ट ऑब्जेक्ट। या तो आप जॉब को जहन में लाएं, जॉब को, आप काम कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं भाई? आप मार्केट जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाई? वो मेरे पास गफूर भाई आए थे ना, अपना ऑर्डर देके गए, उनके लिए लकड़ी लेने जा रहा हूं। किसके लिए लकड़ी ले रहे? एक मिनट रुक जाना, किसके लिए लकड़ी ले रहे? गफूर भाई के लिए, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। शकूर भाई के लिए, जहूर भाई के लिए। एक मिनट पहले अपनी बात कंप्लीट करूं, क्योंकि बीच में ना आगे जो चीज आ रही है हो सकता है वही सवाल कर रहे हो। आगे सुनो प्लीज। व्हाट अबाउट टोयोटा, होंडा, एलजी, सैमसंग? सही, ये क्या कर रहे हैं? इनके जहन में कस्टमर थोड़ी है, इनके जहन में यूनिट्स, कार। वो खर्चा
जो हम क्यों कर रहे हैं, हमें कार बनानी है। अब कार के अंदर कई चीजें हैं, टोयोटा के अंदर चले जाएं तो वो करोला भी लॉन्च कर रहे हैं, यारिस भी कर रहे हैं, फॉर्च्यूनर भी कर रहे हैं, प्राडो भी कर रहे हैं, फिर उससे नीचे आ जाए तो कुछ और भी मॉडल्स हैं वगैरह वगैरह। ये सब क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो आप अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए या तो आप जहन में लाएं प्रोडक्ट, या आप जहन में लाएं कस्टमर, या आप जहन में लाएं कस्टमर। अभी कोई सवाल नहीं, थोड़ी देर के लिए जहन में लाएं प्रोडक्ट या जहन में लाएं कस्टमर। गफूर, शकूर, जहूर, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? इनको आप नाम देंगे कॉस्ट। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, मुझे एक चीज को फाइनल करके आगे जाना है। मेरा पूरा का पूरा लेक्चर कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है और मैं उसी को पक्का नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली मेरे लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। अब गौर से सुनेंगे डेफिनेशन, इसने दी आदि। क्यों? जब इसने डेफिनेशन दी ना, इसने इसके साथ कनेक्ट नहीं किया, ओपन छोड़ दिया, जो ट्रेस हो जाए। क्या मतलब? अगर ये एक लफ्ज और जोड़ दे, इसकी डेफिनेशन परफेक्ट है। फैक्ट्री का वो खर्चा, कोई भी खर्चा हो, चाहे वो मटेरियल की मद में हो, लेबर की मद में हो, एक्सपेंस की मद में हो, वो रेंट हो, वो इंश्योरेंस हो, वो यूटिलिटी हो, वो रिपेयरिंग हो, वो मेंटेनेंस हो, वो ग्लू हो, वो लकड़ी हो, वो कीले हो, अगर कोई भी खर्चा हो रहा है खुदा की कसम और उस पे नाम लिखा हुआ है, नेम टैग लगा हुआ है कॉस्ट ऑब्जेक्ट का, तो वो डायरेक्ट, यानी मैं कह सकूं ये इसका खर्चा, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये कोर्स 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 9 का, ये 10 का, ये 11 का। अगर मैं ये बड़े आराम से कन्वीनियंटली कॉस्ट इफेक्टिव वे में कह पा रहा हूं, ये खर्चा ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, कोर्स 1 का है, 2 का है, 3 का है, गफूर का है, शकूर का है, जहूर का है, फलाना कार का है, टोयोटा का है, होंडा का है, जो भी है, अगर मैं ये कह पा रहा हूं, जैसे कि ग्लव्स अभी आया था, ट्रेसेबल विद कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। मैं इसको और सादा कर देता हूं, नेम टैग। मजमे में गए, इधर बच्चे को लेके गए, बच्चा खो गया, किसी का बच्चा और लेके आ जाएंगे, नेम टैग लगा हुआ है, ये तुम्हारा कौन सा है, किसका कौन सा है। किसी मजार पे गए, जूते बाहर उतारे, तो किसी के भी जूते पहन के आ जाएंगे? नहीं, नेम टैग यार, आप अपने जूते पहनोगे, और किसी के पहने तो फिर सोचो क्या हसर होगा अगर उसने देख लिया। मेरी बात समझिएगा प्लीज, नेम टैग मैंने एक लफ्ज यहाँ निकाला है, यानी अगर किसी खर्चे को खर्च होते वक्त आप बोल दें ये तो जॉब 1 का है, 2 का है, ये कैफ 1 का खर्चा है, कैफ 2 का खर्चा है, कैफ 3 का खर्चा है, कैफ 9 का खर्चा है, ये सीफैप का खर्चा है, और ये एसीसी के फलाना पेपर का खर्चा है, खुदा की कसम उस कॉस्ट को हम नाम देंगे डायरेक्ट कॉस्ट। वेरी 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 सिंपल। वो नजर आए ना नजर आए, वो जरूरी होगा ही होगा, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये सब जरूरी है, कोई गैर जरूरी नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता अगर आप ये सोचें गैर जरूरी है। जरूरी है, नजर भी आएगा, और इसमें छोटा अमाउंट भी होगा, बड़ा अमाउंट भी होगा। जैसे कि मैंने भी कहा था, रेंट लाखों रुपए इनडायरेक्ट है, सही हो सकता है कोई छोटी सी चीज हो 100 रुपए की, वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट है। सिर्फ एक जुमला, क्या वो 100 रुपए का खर्चा है, जब वो हुआ तो पता चल गया कि इसकी वजह से हुआ है। मसलन एग्जांपल देता हूं आपको, थोड़ा सा समझिएगा, स्टार्टिंग में थोड़ी सी बेस बना लें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे डट जाए, तो फिर आगे यही चीजें अप्लाई होने जा रही हैं। अब आप मेरी बात समझिएगा, मेरे पास जॉब्स आती हैं, गफूर, शकूर, जहूर वगैरह वगैरह, मुझे वो देते हैं कि मेरे लिए फर्नीचर बनाना है, प्लीज मेरी बात समझिएगा। अब लकड़ी खरीद रहा हूं, सबकी अपनी अपनी डिमांड है, आप जाए फर्नीचर वाले के पास, वो पूछेगा भाई आपको किस लकड़ी पे बनाना है फर्नीचर। पॉलिश कई किस्म की आती है, लकड़ी कई किस्म की आती है, फिर आप बताएंगे नहीं मेरी ये डिमांड है, मुझे ये फर्नीचर चाहिए, ये डिजाइन चाहिए। अब आप उसकी परचेजिंग करने निकल जाते हैं, मटेरियल लाते हैं, किसकी वजह से? जॉब की वजह से, डायरेक्ट। वो मटेरियल क्या है? डायरेक्ट है। अच्छा जी ठीक है, उसके बाद जो लेबर इस गफूर शकूर की जॉब पे लगी हुई है, वो डायरेक्ट लेबर होगी। क्लू आप कॉमन रख लिया अपने स्टोर में, वो सारी जॉब्स पर यूज हो रहा है, कॉमन है। अब यार आप उसको बैठ के ट्रेस नहीं कर सकते, इसमें गफूर की वजह से कितना, शकूर की वजह से कितना, जहूर की वजह से कितना, पॉसिबल ही नहीं है। अब उस ग्लू को क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट। सुपरवाइजर रखा हुआ परमानेंट सैलरी पे, उसको अमाउंट दे रहे 50,000, जॉब हो ना हो सैलरी दे रहे, मैनेजर को 2 लाख रुपए दे रहे, 2 लाख रुपए दे रहे, और वर्कर को 20,000 रुपए दे रहे।
कितनी बड़ी जॉब है, लेकिन उसको कैसे ट्रेस करेंगे कि ये ए के लिए भी, वो तो परमानेंट है। खुदा की कसम, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री का रेंट इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री का इंश्योरेंस इनडायरेक्ट, ये सारी चीजें क्या हो गई, इनडायरेक्ट। अब एक बात सुनिए, गफूर भाई आते कहते हैं यार मेरी ये जो फर्नीचर है इस पे जो आप फार्मिका लगाओगे उसके लिए जो प्लास्टिक वो ग्लू लगाओगे वो कौन सा लगाओगे? मैंने कहा गफूर भाई ये वाला लगाऊंगा, ये रखा हुआ सबकी जॉब पे लग रहा है, आपकी जॉब पे भी ये लगाऊंगा। गफूर भाई कहते नहीं हल्का है। मैंने कहा आप दे दो भारी। कह रहे मैं चाहता हूं एक लगाए, ग्लू आता है व्हाइट जर्मन एलिफेंट ग्लू। अच्छा उससे क्या होता है? चिपकने के बाद निकलता नहीं। व्हाइट जर्मन एलिफेंट ग्लू। अभी ग्लू इनडायरेक्ट था, अब वो ग्लू आ रहा है स्पेशली गफूर के लिए डायरेक्टली। तो खुदा की कसम कोई भी खर्चा अगर इजीली ट्रेस हो जाए, उस पे सिर्फ नेम टैग लग जाए किसी भी टेक्नोलॉजी की वजह से। पहले कैमरा इतना आम नहीं था, आज आम हो गया। अब कोई खर्चा पहले इनडायरेक्ट होता था, आज वो कैमरे की वजह से, वो ट्रैकिंग सिस्टम की वजह से, बार कोड की वजह से और किसी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से अगर वो खर्चा खुदा की कसम ट्रेस हो गया ना कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ, उस खर्चे को मैं बड़े प्यार से डायरेक्ट कहूंगा। एक बात याद रखना, एक जुमला, अगर मैं किसी खर्चे को इनडायरेक्ट कह रहा हूं ना, ये मेरी मजबूरी है, याद रखिएगा। पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि देखो मैंने कल आपको बताया ज्वाइंट फैमिली में फटा हो रहा है, किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो ये हटा दो ना, नहीं हटा सकते आप, इसको हटा दो, आप हटा नहीं सकते प्लीज। जब लेक्चर चल रहा हो उसमें थोड़ा सा ख्याल रखना, क्योंकि फिर वो रिदम टूटता है। यहां देखो बेटा प्लीज, ये तो इनडायरेक्ट कॉस्ट, आई होप क्लैरिटी आ गई होगी। अब आप कुछ सवाल कर रहे थे शायद? हाँ, कॉस्ट ऑब्जेक्ट में डिपार्टमेंट सर्विसेज या आपस में कनेक्ट कर सकते हैं? क्या मतलब कनेक्ट कर सकते हैं? मतलब अगर आपके पास ऐसे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन के आप उसके बाद जॉब नहीं है तो आप यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे? नहीं बेटा बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये आपस में कनेक्टेड होते कर नहीं सकते होते। मसलन एक डिपार्टमेंट है, पहला वाला काम करेगा तो दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी भी किनारे पे इदारे के किसी भी हिस्से में खर्चा हो रहा है और अगर उस पर नाम नहीं लिखा हुआ उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट का, वो इनडायरेक्ट है, खत्म। एक मिनट पहले वो बोल रहे, या बल्कि काफी देर से बोला, हाँ बस ठीक है, चलो। हाँ सर आपने बोला कॉस्ट ऑब्जेक्ट जैसे किसी यूनिट का भी हो सकता है, तो सर उसमें भी तो हम जैसे किसी कस्टमर के अगर ऑर्डर होगा कोई बन नहीं ना, टोयोटा वाले किसी को नहीं बता रहे, क्या बात है, रुक जाओ एक मिनट आ रहा हूँ। एक जापानीज ऑटोमेकर है ना, नाम मैं भूल गया हूँ, उसने कहा तुम्हें क्या मालूम तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें तो हम बताएंगे तुम्हें क्या चाहिए। वाह तो कर दो ना यार, तुम्हें क्या मालूम तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें तो हम बताएंगे तुम्हें क्या चाहिए। ये जो गाड़ी गुजरती है ना बराबर, वाह पता नहीं, इससे पूछो तूने वाव क्यों बोला, और वो बोले ये क्या बना दी, ये यारिस कैसी बना दी अजीब सी, क्या इसमें अजीब है? मुझे और आपको वाकई नहीं पता क्यों अजीब है, बस वो एट अ ग्लांस मुझे क्लिक कर गई तो क्या वाव निकला, और एट अ ग्लांस मुझे क्लिक नहीं करी तो मैंने कहा बेकार गाड़ी है। मेरी बात समझ गए? अब आप यहां देखें, दो तरह के सेटअप्स होते हैं प्लीज, नॉर्मली अगर हम डिवाइड करें, एक वो जहां ऑर्डर पहले आता है और फिर प्रोडक्शन होती है, और दूसरी वो टाइप है जहां पहले प्रोडक्शन होती है बाद में ऑर्डर आता है, जैसे कि होंडा, टोयोटा, एलजी, समझ गए, सिमेंस, इनका काम है चीज बनाकर मार्केट में लॉन्च कर देना। अब आप उस टाइम कैसे बोलोगे किसके लिए बना रहे हैं? उस टाइम आप एक लॉट बना रहे हैं, एक बैच बना रहे हैं, और अगर वो खर्चा जो हो रहा है वो उस लॉट के साथ कनेक्टेड है, फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो आप सारा उसको चार्ज करो कि ये लॉट बनी 1000 गाड़ियों की, ये खर्चा आया, डायरेक्ट चार्ज। लेकिन ऐसे बहुत सारे खर्चे होंगे, जो गार्ड बाहर बैठा है वो किसी लॉट के लिए थोड़ी बैठा हुआ, जो रेंट जा रहा है फैक्ट्री का वो किसी एक लॉट के लिए थोड़ी जा रहा, इंश्योरेंस जो दे रहे हैं वो किसी एक लॉट के लिए थोड़ी दे रहे हैं, डेप्रिसिएशन किसी एक लॉट के लिए थोड़ी दे रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे? तो वो आपका खर्चा कहां चला जाएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगा। अब आप बोलो क्या कह रहे थे? सर पहले जो मैंने बात बोली सर वो डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर बोली, लेकिन सर आप जो बात बोले, आप बोले कि सर जो भी कॉस्ट इंक्योर की कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए, हाँ वो डायरेक्ट मटेरियल, बिल्कुल डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट है। हाँ बिल्कुल सर मैं सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल के बारे में बोल, चलो कोई बात नहीं बेटा, उसमें भी मसला है ना, मैं बता रहा हूं बेटा, समझो, इधर कोई इशू नहीं है। इधर देखो, ग्लू क्या है? ग्लू भी तो मटेरियल है लेकिन वो इनडायरेक्ट है।
है। कीले क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल है। ग्लू अगर एक्सपेंसिव हो और फिर बेटा मैं बोल रहा हूँ 2 लाख रुपए का ग्लू आ जाए, अगर वो सब कॉमन जॉब के लिए वो इनडायरेक्ट है। यार रैंक इतनी बड़ी एग्जांपल है ना, लाखों रुपए की है, मटेरियल महंगा तरीन हो। देखो इधर बात सुनो एक मिनट प्लीज, खर्चा महंगा सस्ता ये वो नहीं है, नजर आए ना नजर आए ये नहीं है, वो जरूरी है गैर जरूरी है ये नहीं है। इन 3 को तो साइड पे लगा दो, चाहे वो मटेरियल हो, लेबर हो, एक्सपेंस हो, कीप इट सिंपल। अगर 4 लाख की कोई चीज है उसमें 2 लाख की ग्लू ही लगी और पूरी की पूरी उस पे लगी फिर डायरेक्ट है ना, मैंने अभी तो बताया क्यों बोल लो डायरेक्ट? ट्रेसेबल है, आइडेंटिफाइबल है विद कॉस्ट ऑब्जेक्ट। आपने कॉस्ट ऑब्जेक्ट को हटाकर बोला ट्रेसेबल, तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है, नजर आए। एक बात करो बेटा, कोई बात नहीं, अगर आपके पास क्लैरिटी है कोई इशू नहीं है, लेकिन देखो एक बात बताऊं आपको, एक चीज समझिएगा, लर्निंग का बड़ा इंपॉर्टेंट उसूल है। अगर मैं किसी जगह गलत हूं तो उसे फौरन एक्सेप्ट करके करेक्ट करो, आप आगे बढ़ोगे। उसको अना का मसला नहीं बनाना कि मेरी एक बात है और नहीं इम्प्रोवाइज करना है। आप बोलो क्या कह रहे हो? रेंट बिल्कुल हो सकता है। आओ अब मैं यहाँ आऊंगा, इससे तो मैं समझाऊंगा। बेटा बोलो। सर वो डायरेक्ट कॉस्ट है, तो एडिट वैल्यू इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। एडिट का क्या मतलब? मतलब उसको फर्निश करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा? एडिट कोई डेफिनेशन नहीं लाओ इधर यार। फैक्ट्री का कोई भी खर्चा है, ये पीछे फैन चल रहा है मेरा ख्याल है, यहाँ से देखना बंद हो जाएगा, वो थोड़ा इको क्रिएट करता है, शोर होता है। नहीं ये नहीं है, आगे है, देखना चेक करना, बंद करवा दिया करो जब आप आया करो बस। ठीक, एक लाइट बंद हुई है शायद, सही है बस, ठीक है यार प्लीज। अभी किसने क्या पूछा था? एडिट वाला ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनो बेटा इधर प्लीज, कीप इट सिंपल। यहाँ देखिए, फैक्ट्री का कोई भी खर्चा है क्या वो इसके साथ जुड़ा हुआ है? हाँ जुड़ा हुआ है, पता चल रहा है डायरेक्ट। मैंने बड़ी 2 एग्जांपल आपको दी। मजमे में बच्चा खो गया, किसी का भी बच्चा ले जाएंगे नहीं, अपना ही लेके जाएंगे। मजमे में आप गए और किसी यानी उस पे गए, आप बाजार पे गए और आपने वहां चप्पल उतारी, तो अपनी पहनोगे नहीं यार, नेम टैग लगा हुआ है यार, नेम टैग लगा। कीप इट सिंपल। जब एक चीज सादा है ना, उसमें दूसरे लफ्ज लाके उसको कॉम्प्लिकेटेड ना करें। आई होप मेरी बात समझ गए। एक मिनट बेटा, हाँ बोलो, इससे पूछ लो। हाँ सर आपने कहा कि मैं अगर एक पर्टिकुलर ग्लू से अपनी चेयर बनवा दूं तो वो डायरेक्ट हो जाए, बेटा ट्रेस हो गया। कैसे? मैं बताता हूँ सुनो इधर। आपने कहा मुझे व्हाइट जर्मन एलिफेंट ग्लू लगवाना है, मैं वो यूज ही नहीं करता क्योंकि वो महंगा है, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। किसकी वजह से? आपकी वजह से। तो आपसे पैसे लूंगा ना, दैट्स इट। मसला क्या है कि वो खर्चा मैं आपको चार्ज करूं या नहीं करूं। तो बहुत से ऐसे खर्चे होंगे जिसपे नेम लिखा होगा, मैं आपको चार्ज कर दूंगा, और बहुत से ऐसे खर्चे होंगे जिसपे नेम टैग नहीं है, उसका मैं क्या करूंगा, उसको मैं अलग कर दूंगा। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैं बार बार सबसे कह रहा हूं, देखो यार आज आप सवाल कर रहे हो, अच्छी बात है, कोई ये इन्वेस्टमेंट है, इसका सवाल इसमें गलत भी होगा सही भी होगा। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, ये शहसवार है, ये मेरा बेहतरीन घोड़ा है, अगर आज ये थोड़ा गिर रहा है तो ये तरक्की कर दी ना यार। बोल अगर वो सिर्फ कस्टमर के सवाल है तो ज्यादा बिल्कुल। अगर आपने मंगवाई और बाकी कस्टमर को पता नहीं और उन्होंने जर्मन बाइक क्यों ही बोला कि आप सब पे बेटा बात सुनो इधर, फिर वो एक बहुत सारे केसेस हैं। इधर देखो, इधर प्लीज। अब अगर आप उससे अपने स्टैंडर्ड एसओपीज में ले आते हो किसी भी ग्लू को, किसी भी वजह से, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो कॉमन हो गया, उसका आप स्टॉक मंगा के रख लेते हैं और यूज किए जा रहे हैं। यार एक बात सुनो, तुमने दोस्तों के साथ पिकनिक बनाई, जरा जल्दी से सुनना प्लीज। आपने कहा यार 4-5 दोस्तों ने कहा यार पिकनिक पे चलते, गाड़ी उठाते निकलते। अच्छा भाई ठीक है, रास्ते से गए आप रेस्टोरेंट, बिरयानी इधर बिरयानी में गए, 2 पैकेट ले लिए। एक ने कहा यार मैं जरा ज्यादा खाता हूँ, 3 ले ले। ठीक है 3 ले ले, तो पैसे दे दे, लिखा हुआ है ना। अब ये बीच में नहीं बोलेगा, जल्दी से मुझे, क्योंकि एक और एग्जांपल देके फिर आगे चलना है। सुनते जाना यार, 2 केन ले लेते कोल्ड ड्रिंक के। एक ने कहा मैं कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीता हूँ, तो 3 ले ले, पैसे दे दे। अगर 200 रुपए की बिरयानी है तो 2 बिरयानी का तो 400, 3 है तो 600, एक केन 50 रुपए का, तो 2 है तो 100, 3 है तो 150, ट्रेस हो गया, नाम लिखा हुआ है ना। समझ आ गई बात? अब आपने अपना वो सेटअप डाल दिया, आपने गाड़ी हायर की थी, उसका किराया, वहां बैठ गए, चिप्स लेके गए और फ्रूट लेके गए। अब आप क्या कर रहे हैं, सुनेगा इधर, वो जो चिप्स है और वो जो आपने निमकोस लिए हैं वो तो कॉमन है ना यार, वो तो आपने ले लिया क्या, वहां बैठ के खाएंगे,
पार्टी करेंगे, कार्ड खेलेंगे, लूडो खेलेंगे, सांप सीढ़ी खेलेंगे, वहां पर ये खाते जाएंगे, चुप 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 करते रहेंगे, खर्च हो गया ना, वापस आए। अब एक बात बताना, क्या इस खर्चे को आप ट्रेस कर सकते हैं कि किसने कितना खाया? अब आप क्या करोगे, बराबर बांट दोगे? कोई बोले नहीं यार मैंने तो चिप्स खाई नहीं थी, अबे मैं पिकनिक मनाने गया हूँ, तेरी चिप्स देखने गया हूँ, वहां बैठ के यूं गिनता रहूंगा दाने कि तेरे 8 तेरे 6, बस कर भाई, पिकनिक में यही होता है यार, तूने नहीं खाई तेरा मसला है, किसी ने कुछ ज्यादा खा ले, इसमें ये होगा। दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। मैंने चिप्स खाई नहीं और चिप्स का बर्डन मुझ पे आया, दैट इज डिस्टॉर्शन। एक कह रहा है मैंने तो लिम्को खाई नहीं, मुझे तो नफरत है लिम्को से। ओ भाई, इस टोटल कॉस्ट में लिम्को भी शामिल है, चिप्स भी शामिल है, उसके अलावा और जो कुछ छोटी मोटी चीजें लेके गए थे सब शामिल है। यहाँ क्या शामिल है? यहाँ पर आपका शामिल है बिरयानी, यहाँ शामिल है कोल्ड ड्रिंक, उसके पैसे आप दोगे, 2 खाओगे तो 2 के पैसे, 3 खाओगे तो 3 के पैसे, बट इसको हम ट्रेस नहीं कर सकते। कोई बोले मैं तो कर लूंगा, तो तू पिकनिक कब बनाएगा? जब तू ये करेगा, तेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए एक लफ्ज है क्या? कन्वीनियंटली, इकोनॉमिक, फिजिबल वे, कॉस्ट इफेक्टिव वे। हर चीज को ट्रेस शायद कर सके, बट उसको ट्रेस करने में इतना खर्चा ना आ जाए कि लोग बोले खोदा पहाड़ निकली चुईया वो भी मरी हुई। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट इफेक्टिव वे। ये जो चुड़िया और ये जो चुईया निकली मरी हुई, खुदा की कसम कॉस्ट इफेक्टिव वे, इसे कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हर चीज ट्रेस हो सकती है, लेकिन ये तो देख लो उसको ट्रेस करने के चक्कर में कहीं ज्यादा कॉस्ट ना आ जाए। तो जो आराम से हो, जो कन्वीनियंटली हो, उससे ट्रेस करो, और जो ट्रेस नहीं हो रहा उसका क्या करेंगे, यही तो अब सीखना है। अगला फेज यहां पर आने वाला है। अब एक एग्जांपल से वो भी समझा दूंगा। अब मेरा ख्याल है इसको हम यहां रोकते हैं, लेकिन अभी एक चीज, डायरेक्ट मटेरियल समझ आ गया होगा, डायरेक्ट लेबर समझ आ गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। डायरेक्ट मटेरियल वो है जो वर्कर डायरेक्टली इंगेज है आपकी जॉब्स पर। इनडायरेक्ट लेबर क्या? फैक्ट्री का मैनेजर, सबसे ज्यादा सैलरी उसकी है भाई। फैक्ट्री का सुपरवाइजर बेहतरीन अमाउंट दे रहा है सैलरी का। फैक्ट्री का गार्ड है, चौकीदार है, वगैरह वगैरह। ये भी समझ आ गया, विजुलाइज हो गया। एग्जाम्पल भी तो हो ना आपके पास कुछ। डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट। अच्छा, इनडायरेक्ट मटेरियल मैंने आपको कहा ग्लू है, इस तरह की कुछ चीजें, नट्स, बोल्ट्स, स्क्रूज। गाड़ी को ले ले, इंजन, टायर, जिस गाड़ी में लगा पता है, लेकिन वहां जो वाइपर्स यूज हो रहे हैं, रबर्स यूज हो रही है, वो एक ही गाड़ी के लिए थोड़ी आ रही होंगी, वो तो एक स्टॉक में भरा हुआ होगा। ये 2 टके की चीजें, नट्स, बोल्ट्स, स्क्रूज, रबड़े वगैरह वगैरह, उसको आप यूज करे जाए, स्टोर में भरी हुई है, धड़ाधड़ यूज कर रहे हैं, ईयर एंड पे बैठे, मंथ एंड पे बैठे, कितना खर्चा हुआ, ठीक है, डिवाइड कर दो। उसको फिर हम क्या टाइटल देंगे? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तो अंबार लगा हुआ है आपके सामने। यहाँ बैठ के सोच रहे तो फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री का बिजली का बिल, रिपेयरिंग एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, गैस, प्रॉपर्टी टैक्स, डेप्रिसिएशन, बहुत सारी चीजें। व्हाट अबाउट दिस डायरेक्ट एक्सपेंस? व्हाट डू यू थिंक? एक मिनट, पहले 2 शर्तें। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट, एक मिनट रुकना, डायरेक्ट एक्सपेंस यानी डायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो ट्रेसेबल हो विद कॉस्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन ना वो मटेरियल हो ना वो लेबर हो, ये कंडीशन है। डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेसेबल हो विद कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ये 2 शर्तें तो है ही हैं, क्योंकि डायरेक्ट की डेफिनेशन है, ना वो मटेरियल हो ना वो लेबर हो, ना वो मटेरियल हो ना वो लेबर हो। सोच के जवाब देना प्लीज, वन बाय वन। इसने पहले बोल दिया था, पहले सर जो मटेरियल बन रहा है जिस मशीन के ऊपर, अगर वो रेंटल है तो उसका भी। क्या बात है, गुड। आप कह रहे रेंटल है, अगर वो स्पेसिफिक है, क्या बात है, स्पेशल आप कह लो रेंटल हो गया। कोई स्पेशल मशीन लिए, उस स्पेसिफिक कन्वेंस तो नहीं है। देखो, अच्छा मैंने बताऊं एग्जांपल में थोड़ा सा ना हमें वो भी लाना है जो रियलिटी में हो। अब फैक्ट्री में बैठ के किधर कन्वेंस, फैक्ट्री में बैठ के कन्वेंस वाली कुछ इशू मुनासिब नहीं है। हाँ, स्पेशली मशीन ली जा सकती है, वो उसका स्पेशल रेंट हो सकता है। क्या हुआ, ये दाएं वाली खाते की चेक करके बता दो कितनी आए हो। बहुत अच्छी की, सही है भाई, ठीक है। मैं भी जरा सवालात ज्यादा नहीं ले रहा, इसलिए मैं आपकी तरफ नहीं देख पा रहा हूँ, समझ लेना आप। तो जैसी सवालात का सेशन अब आ गया तो मैं आपको भी इंशाल्लाह इंटरेक्ट करवा लेता हूँ। अब आपने बात समझ गए। इन्होंने कहा यहाँ पर स्पेसिफिक इंश्योरेंस। स्पेसिफिक इंश्योरेंस मतलब ये कुछ इस तरह की एग्जांपल है जो नॉर्मली कॉमन नहीं है। और दे दे, जैसे इन्होंने कहा, अब एक मिनट रुक जाओ, वन बाय वन। पहले इसने कहा था, हाँ बोलो।
किसी बंदे को सिर्फ एक यूनिट के लिए हायर किया और इसको सुपरवाइज करना है, इसकी सारी चीजें। क्या बात है। इस अभी भी ये बड़े पता है क्या हो रही है, स्पेशल केसेस आ रहे हैं, कॉमन नहीं आ रहा। एक होता, एक मिनट रुकिएगा, आप वो एग्जांपल दे रहे हैं जिसको आप जनरेट कर रहे हैं। एक होता है नेचुरल बात करना, एक होता है नई स्टाइल से बात करना, आप वो कर रहे हैं। आप लोग एक नेचुरल बात करें। हाँ आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने जिसके लिए फैक्ट्री के अंदर कोई अलग यूनिट पूरा सेटअप करना है, वही स्पेशल वाली बात आ गई। अच्छी बात है, मैं समझ गया, बहुत अच्छी बात है। कोई जो इसने कहा स्पेशल मशीन ले रहे हैं, उसका रेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से कोई एक मिनट, अभी तुमने कहा बोले ना तरह सबको पार्टिसिपेट करा लूं, क्योंकि यार बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना इस पे, वरना पता है क्या होगा, बोरिंग हो जाएगा। तो इंटरेक्टिव भी बनाना है और इसके अंदर कुछ छोड़ना भी नहीं है और उसको अपने टाइम पे भी खत्म करना है ताकि थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो। जल्दी बोलो यार बेटा। ट्रांसपोर्ट और से सुन, एक साहब मिले, कहने के सर मुझे बताएं मैं मास्टर्स किस में करूं। तो मैंने उससे पूछा तुमने ग्रेजुएशन किस में किया? कह रहा अभी तो मेरा मैट्रिक हुआ है। मैट्रिक अभी हुआ है और तुझे फिक्र लग गई है मास्टर्स में किस में करूंगा। एग्जैक्टली अभी चीज बनी नहीं है, हम बेचने के चक्कर में लग गए। ऐसी तफरी कर रहा हूँ क्योंकि बेचारे का बहुत नंबर आया, मैंने अब तुझे पकड़ लिया थोड़ी देर। जल्दी से यार बेटा इधर देखो, बात सुनो, एक मिनट। वो केमिकल डिपार्टमेंट में जो यूनिफॉर्म बनेंगे वो किसी एक जॉब के लिए बनेंगे, सबके लिए होंगे। किधर से आगे डायरेक्ट एक्सपेंस? अब आप जब आप बोलोगे तो मैं उसको करेक्शन भी करूंगा, इसीलिए आप अच्छी बात है। हाँ बेटा डेप्रिसिएशन एक बात बताओ, इधर बोलते जा रहे हो ना आप। अब मैं बस एग्जांपल मैंने ली, जल्दी से सुनो। ये जिस कुर्सी पे आप बैठे हो ना, इसका भी डेप्रिसिएशन है। इस पे आप ही बैठ रहे हो, खाली 50 कोर्सेज यहाँ हो रहे हैं, जो यहाँ आके बैठ रहे हैं। डेप्रिसिएशन का ताल्लुक सबसे है, आप कैसे ट्रेस करोगे वजन किसका ज्यादा? हाँ कंपनी पे डायरेक्टर वगैरह। अरे भाई डायरेक्टर फैक्ट्री नहीं है बेटा, फैक्ट्री नहीं, आप फैक्ट्री से बाहर चले गए, कोई बात नहीं। देखिए अब आपने बोला तो आपको पता चला कि मेरा फोकस आउट हो गया, मुझे फैक्ट्री के अंदर रहना है। अब बस लेट मी कंप्लीट, लेट मी फिनिश। जल्दी बोल सर जो प्लांट को चलाने के लिए सिर्फ अमाउंट ऑफ बिजली इस्तेमाल हुई है, प्रोडक्ट पे लगी बेटा। प्लांट देखो, इधर एक चीज समझो, एक है प्लांट और एक है कस्टमर, एक है रिसोर्स, एक है कस्टमर। और सब जरा सुनना मेरा लफ्ज, एक है रिसोर्स, जमीन रिसोर्स है, मशीन रिसोर्स है, डिपार्टमेंट रिसोर्स है, गाड़ी रिसोर्स है, और दूसरा है कस्टमर। मैंने गाड़ी पे क्या खर्चा किया डायरेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि गाड़ी तो 4 कस्टमर यूज कर रहे हैं। उस कस्टमर के लिए मैंने क्या किया वो इम्पोर्टेंट है। वो प्लांट चले तो कस्टमर के लिए बेटा तो किस कस्टमर के लिए चल रहा है? सर इसे ऑर्डर दिया। इधर आओ, आ जाओ। केएनएस की एग्जांपल ले लो कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी टैक्स जा रहा है आपकी वजह से नहीं जा रहा है, आपकी वजह से कितना जा रहा है, यही तो पकड़ना है। खर्चा तो सारा जरूरी है और सारा कस्टमर के लिए हो रहा है, बट उस पर नाम नहीं लिख पा रहे कि ये किसकी वजह से हो रहा है। एक एग्जांपल है, 3 भाई है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ऊपर नीचे। अब बिजली का बिल आ रहा है, उनका अपना अपना मीटर लगा हुआ है तो वो देंगे, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो फीस देंगे। लेकिन अगर बिजली का बिल कॉमन आ गया, अब फड्डा हो गया कि ये कैसे बांटे, इस पे लिखा हुआ नहीं है कि किस भाई का कितना है। गैस का बिल आ गया, उस पे लिखा हुआ नहीं है कितना है। ऊपर की टंकी खराब हो गई, उसको बनवाया, उसको बांटना है। अब आप यहाँ देखें, बस अच्छे खासे मैंने एग्जांपल ली, यहां से जरा कम आई एग्जांपल, थोड़ा आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, माशाल्लाह ये लोग कर रहे हैं। अब आप प्लीज और से सुनेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस की वो कुछ एग्जांपल देता हूं। बिल्डर है, एक प्रोजेक्ट बना रहा है, सही, उसके लिए वो नक्शा बनवा रहा है। यानी मैंने कहा यार मेरा ये प्रोजेक्ट आप बनाओगे, उससे तो बनाऊंगा। सीमेंट बजी, दरवाजे, खिड़की, एल्युमिनियम, मार्बल, टाइल, कलर, पॉलिश, सारा मटेरियल डायरेक्ट है। वो जो लेबर वहां एंगेज है वो डायरेक्ट है, सुनते जाना। इवन वहां का सुपरवाइजर डायरेक्ट है, अगर मैंने उस जगह के लिए रखा हुआ है। आगे सुनो इधर प्लीज। वहां आ रहा है लिफ्टर जो माल भर रहा है, वहां आ रहा है मिक्सर जो बजरी और सीमेंट को मिला रहा है, इसका रेंट, लिफ्टर का रेंट, फिर मैंने नक्शा बनवाया उसका खर्चा, मैंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पैसे दिए उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो खर्चा, फिर मैं कस्टमर आ रहे हैं, सर हमारा घर कैसा होगा, 1 मिनट रुको, आइए ऐसा होगा। वो प्रोटोटाइप बना दिया जिसमें आप यूं करके देखते हैं, सर प्लीज देखें, ये रहा बेडरूम आपका, ये एक और, ये किचन, ये। अब वहीं बैठ के आप ख्वाब देख रहे हैं, मैं यहाँ सो रहा हूँ, मेरे बच्चे यहाँ हैं, मेहमान यहाँ बैठे हैं, इधर मेरी बेगम मेरे लिए खाना बना रही है। वो ड्रीम भाई, ख्वाब देख रहे हैं। वो जो प्रोटोटाइप बना हुआ ना, वो सब क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस।
एक एग्जांपल, आई कैप ने स्टडी टेक्स्ट बनाया अभी, उसकी एक फिल्म बनेगी यानी एक पूरी ट्रांसपेरेंसी कह ले या जो भी कह ले, फिल्म कहलाती वो उसको एग्जैक्टली वर्ड मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, वो बनेगी। उसके बाद आप लाख कॉपियां निकालें या 10 लाख, वो एक दफा बनेगी, वो आपको नहीं मिलेगी, वो ना आईकैप को मिलेगी, वो पब्लिशर के पास पड़ी हुई होगी, प्रिंटर के पास। उसका जो कॉस्ट है, ना वो मटेरियल है, वो ना लेबर है, लेकिन वो आईकैप के साथ कनेक्टेड है, ना वो मटेरियल है। आपको क्या मिल रहा है? पेपर। आपको क्या मिल रहा है? शीट। और उसको जिसने बनाया उसकी लेबर कॉस्ट। आपको वो प्रोटोटाइप या वो फिल्म या वो ट्रांसपेरेंसी जिसको रख के मशीन लाखों कॉपियां निकालेगी, वो आईकैप की वजह से खर्चा है, आईकैप को चार्ज करेगा वो प्रिंटर। लेकिन कितना? वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब शर्त देखें, उस आईकैप की स्टडी टेक्स्ट को देखें, वो ट्रेसेबल है विद आईकैप, ना वो मटेरियल है ना वो लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस। डाई बना रहे हैं आप, एक कस्टमर आता है, मुझे ये डिजाइन चाहिए, उसके लिए एक डाई बनानी पड़ेगी, उस डाई को रख के फिर चीजें निकल रही होंगी, वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। इस तरह की आप लोग जो बोल रहे हैं ना, वो आप एक स्पेशल सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप एक नेचुरल एग्जांपल नहीं दे पाए, तो मैंने आपको 4-6 नेचुरल एग्जांपल देके अब यार इसको यार रोक दे, एग्जांपल्स को समझा करो, क्योंकि चीज ना बहुत लिंगर ऑन होगी ना, आप बहुत बोर हो जाओगे। अब आप यहां देखिए इधर प्लीज, ये जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, 3 लफ्ज लेने चले। ट्रेसेबल, बल्कि उससे भी पहले कन्वीनियंटली ट्रेसेबल विद कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा है, 3 लफ्ज याद कर ले। जैसे इसने एक ट्रेसेबल का वर्ड बोला था जिसमें मैंने थोड़ा एतराज किया, अब इसने कॉस्ट ऑब्जेक्ट भी जोड़ दिया। अगर इसके साथ आप एक और चीज भी जोड़ दें, कॉस्ट इफेक्टिव वे। जब भी इसको याद करना हो, खोदा पहाड़ निकली चुहिया वो भी मरी हुई। ये है CB एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। उसको ध्यान में रखें। अगर आप बोले नहीं मैं कर सकता हूं, भाई उसको करने में जो एफर्ट्स और कॉस्ट आ रही है ना, उससे बेहतर इसको इनडायरेक्ट रहने दे। अब अगला फेज है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चक्कर क्या है, इसमें होगा क्या भी समझाता हूं। पहले तो कुछ टर्म दे दूं। ये जो डायरेक्ट कॉस्ट है, इसको एक नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट, प्लीज। और ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इसको हम नाम देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, इसको आगे जाके मैं शॉर्ट में बोला करूंगा FOH। अक्सर लोग जल्दी में बोलते हैं कॉस्ट ही है, डायरेक्ट में डायरेक्टली पर FOH, डायरेक्ट एक्सपेंस भी तो है। फिर FOH के अंदर ये तीनों चीजें हैं, मटेरियल भी है, लेबर भी है और एक्सपेंस भी है। अब अगला सवाल प्लीज देखो, अच्छा खासा डिस्कशन हुई, एक रीजनेबल लेंथ में रखें। आपकी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, और स्पेशली आप लोगों की भी, क्योंकि आपने जरा कम पूछा है, माशाल्लाह इन लोगों ने ज्यादा पूछा है। थोड़ा आप भी पार्टिसिपेट करो, उससे विजन अच्छा होता है, थोड़ी क्लैरिटी आती है। अब आप यहां देखें, इधर अगला फेज जो आना चाहिए उस सुनल कि यार क्या इसकी क्या जरूरत है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। इज दैट क्लियर? अब आप यहां देखिएगा एग्जांपल, केएनएस के अंदर हमारे पास जो कोर्सेस हैं वो तकरीबन 30 कोर्सेस हैं, ठीक है। अच्छा जी, 30 कोर्सेस हैं। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल बनाई थी, उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है जी। हमारे तकरीबन 30 कोर्सेस हैं, और मैं ऊपर हेडिंग डाल दूं, हम एग्जांपल ले रहे हैं केएनएस, सही, थोड़ी सी विजुलाइज करने के लिए। उसमें एक आप भी है, कैफ 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर AFC या जिसको अब आप जो भी नाम देते हैं, और उसके बाद PRC, हाँ, फिर उसके बाद CFAB, और फिर वो आगे जाता है और ACC जाता है। ये सारे के सारे क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अब अभी भी कोर्स ना बोलो, अगर आपने टेक्निकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, यू थिंक दे आर कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, और जो भी खर्चा है इनकी वजह से। अब मेरे पास स्टूडेंट आता है, तो मैं इनको क्या चार्ज करूं? ACC वाले को क्या चार्ज करूं? कैफ 3 को क्या करूं? 2 तरीके हैं बेटा। एक है मार्केट बेस्ड, दुनिया में देख लो क्या चल रहा है, खत्म बात, उस हिसाब से चल लो। तो दुनिया भी तो कहीं से शुरू हुई होगी ना यार।
तो उसने भी तो कॉस्टिंग की होगी। अगर एक पागल सपोज पागलपन कर रहा है, आप भी करने खड़े हो गए, तो आपके पास कोई बेस तो हो। पता चला बड़ी मेहनत करी, पूरे 6 महीने मेहनत करते रहे और एंड रिजल्ट क्या है? लॉस। क्यों? फी स्ट्रक्चर सही नहीं था, प्राइस सही डिटरमिन नहीं करी। प्राइस क्यों सही डिटरमिन नहीं करी? क्योंकि कॉस्ट सही डिटरमिन नहीं करी। जब कॉस्ट सही डिटरमिन नहीं होगी तो उसके ऊपर बेस करेगी प्राइस, तो डेफिनेटली प्राइस को भी डिस्टर्ब होना है, और वो डिस्टर्ब करेगा आपके अर्निंग कैपेसिटी को, आपके पीएनएल अकाउंट को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट को समझना, और कॉस्ट को समझने के लिए समझना कि कॉस्ट की 2 टाइप्स है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इसको समझने के लिए इसके बगैर गुजारा नहीं है। अब आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर हम केनेस की बात करें तो जरा गौर से सुनिएगा प्लीज। सबसे पहले हम लेते हैं टीचर्स कॉस्ट। टीचर्स कॉस्ट, सैलरीज। यार टीचर सैलरी है, हमें ये काशिफ सर को सैलरी गई है, हाँ गई है। क्यों गई है? कैफ3 पढ़ाया ना, और इतनी सैलरी गई उन्होंने कैफ6 पढ़ाया है। और ये सर हसान को उन्होंने फलाना फलाना कोर्स पढ़ाया है, और ये सैलरी गई। यार लिखा हुआ है भाई, इसमें क्या आप बहस करोगे किसी से? इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक 30th कोर्स तक आपको पता है ये सारा खर्चा क्या है? डायरेक्ट। अगर खर्चा डायरेक्ट होगा तो आप टी अकाउंट बना लेंगे, टी अकाउंट बना लेंगे, आप टी अकाउंट बना लेंगे। लेट्स से कैफ1, कैफ1, कैफ2, कैफ3, कैफ4, कैफ5, कैफ6। जब आपको पता है कि ये खर्चा किसका है तो अकाउंट ओपन करें, वहां चार्ज करें, दैट्स इट। इसमें क्या रॉकेट साइंस है? और खुदा की कसम मेरी ख्वाहिश है कि सारा का सारा खर्चा डायरेक्ट इन अकाउंट में चला जाए, पर हो नहीं सकता। अभी समझ आएगा क्यों नहीं हो सकता, यहां बैठे बैठे समझ आ जाएगा। और करिएगा दूसरी बात। फिर है लेट्स से रिसोर्स कॉस्ट, हैंडआउट्स वगैरह। अभी आपको जो हैंडआउट दिए गए सारी यार इसमें कॉस्ट आती है, सही ना? और मिलते जाएंगे बहुत सारे खर्चे यार। सर साजिद से पूछो तो वो पता चलता है, उनके पास तो बेचारे के पास 30 कोर्स का अमाउंट पहुंचता है, वो कहां पहुंचता है? मैंने उन्हें कई दफा बोला है, सर आप क्यों अपने ऊपर बर्डन लेते हैं? या तो टीचर मैनेज करे या फिर स्टूडेंट ले, वो उसका है, आप अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन क्यों लेते हैं? अगर एक स्टूडेंट लेगा 50 रुपए का, 40 रुपए का, उसके लिए 50-40 है। वो 50-40 को मल्टीप्लाई करो इन नंबर ऑफ स्टूडेंट से, और फिर मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ कोर्सेज से, वो अमाउंट कहां पहुंचेगा? फिर यही होगा कि यहाँ पर जोर पड़ेगा। यहाँ जोर नहीं पड़ना चाहिए, ये सेहत के लिए सही नहीं है। तो आप सिस्टम को सही कर लें। मुझे एक बात बताना, क्या रिसोर्स की कॉस्ट ट्रेसेबल नहीं है? बहुत आराम से ट्रेसेबल। जब मैंने भी हैंड आउट कॉपी कराया तो पहला सवाल, यहाँ सेमेस्टर के एंड में साजिद सर का छापा होता है, यहाँ के सारे शायद देखते हैं और फिर वो सब टीचर को बताते हैं कि मैंने आपका निकाला, ये सर इतना जाया हुआ है। तो सर थोड़ा कैलकुलेट कर लें, अगर बच्चा 50 है तो आप 80 क्यों करवा रहे हो यार? थोड़ा देख लो, इतना तो आप समझ सकते हो। अब कल मैं चाहता 100 करवा लेता। थोड़ी एहसास जिम्मेदारी होनी चाहिए, मेरी जेब से पैसा नहीं जा रहा, मेरे इदारे का है। तो यार अगर मैंने कल थोड़े कम करवाए कोई बात नहीं, आज दे दूंगा यार। लेकिन अगर ज्यादा हो जाते तो पड़े रहते सेमेस्टर के आखिर तक, और उसके बाद वो फाड़ के फेंकने पड़ते। लेकिन कॉस्ट तो ट्रेसेबल है या नहीं, मानते हो? अब आप जरा देखिएगा, ताहिर की सैलरी, गार्ड की सैलरी, यहाँ का प्रॉपर्टी टैक्स, यूटिलिटी बिल्स। सर एक काम करें ना, इसके साथ जोड़ देना हमारा कितने घंटे हैं। आज तुम यहाँ हो, कल तुम रूम 4 में बैठ सकते हो, परसों तुम्हें हो सकता है वो बैठा दे ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे, कल बोल देनी यार ऑडिटोरियम 3 में ले ले क्लास। पॉसिबल ही नहीं है। मेरे लिए टाइम टेबल इंपॉर्टेंट है, ना कि बिजली की कैलकुलेशन। जहां रूम अवेलेबल होगा मैं वहां बैठा लूंगा ना। अब अगर ये रूम फारिग होने में अभी आधा घंटा या 40 मिनट बाकी है तो मैं क्यों वेट करूंगा भाई? मुझे जहां मिल रहा है रूम दो भाई, ये क्या चक्कर है? ट्रेसेबल ही नहीं, करके देख लेंगे, मान जाऊंगा। सवाल ही एक तो बिलीव लाना है कि नहीं है ट्रेसेबल। खुदा की कसम अगर ट्रेसेबल हो गया ना, मैं इस लिस्ट में ले आऊंगा, खुदा की कसम यहां फेंकूंगा ला के, यहाँ नहीं है ट्रेसेबल। यहाँ का प्रॉपर्टी टैक्स, यहाँ का डेप्रिसिएशन, ये फर्नीचर जिसमें तुम बैठे हो यार, सालों से लोग इस पे बैठ रहे हैं। अभी वो इवेंट हुआ था, मैं बैठा था इस पे, टीचर बैठे हुए थे इसी चेयर्स पर। इसको कैसे ट्रेस करोगे? इम्पॉसिबल। इज दैट क्लियर? अब जो बाकी एक्सपेंसेस हैं इसमें जरा सा विजुलाइज कीजिएगा। रेंट, अवल तो जगह अपनी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो प्रॉपर्टी टैक्स
इंश्योरेंस, अपना टैक्सेस आ रहे हैं, फिर आपका यूटिलिटी बिल्स, फिर आपका परमानेंट स्टाफ, फिर आपका गार्ड, फिर यहाँ की सफाइयाँ, मेंटेनेंस वगैरह, बहुत खर्चा है भाई। और जिस मिजाज के साजिद सर हैं भाई, मट्टी का एक दरा सा वो नजर आएगा ना, उनको देखना सबसे बुरी चीज उनके लिए ये गंदगी यहाँ कैसी है, उसके लिए उन्होंने बंदे भी रखे माशाल्लाह, जबान से नहीं बोलते, कर रहे होते। तो माशाल्लाह इस चीज की ये बड़ी जबरदस्त चीज है। मैंने बहुत ही शायद इकलौता बंदा होगा जिस इदारे में मैंने इतनी सफाई देखी है कि वो छोटी छोटी जगह पे भी जाके देखते हैं ये मट्टी क्यों पड़ी है, बड़ी सर पड़े रहते, बच्चे आएंगे तो मट्टी भी आएगी, तो अगर साफ करने के लिए इनको क्यों रखा है, मैं पैसे दे रहा हूँ, इनका काम है ये जगह साफ होनी चाहिए, गलाजत नहीं चाहिए। तो बस उसकी फिर कॉस्ट होती है, फ्री में नहीं होता ये सब मेंटेन करना। इज दैट क्लियर? लेट्स से ये अमाउंट हो जाता है, मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको, 15 लाख रुपए, ये सारा खर्चा है 15 लाख रुपए। ये क्या है, क्या क्या शामिल है? बिजली का बिल, गैस का बिल, रिपेयरिंग। जब भी आप इनडायरेक्ट कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड सोचा करो ना यार, तो 2 3 4 एग्जांपल उसके साथ कनेक्ट करो, विजन ब्रॉड होगा। ये बिजली का बिल कैसे ट्रेस होगा भाई, रेंट कैसे ट्रेस होगा, ये डेप्रिसिएशन कैसे ट्रेस होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। बिलीव आ गया। फिर आप बोलोगे अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा सर, अब वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये ना आपके पास 15 लाख का एक्सपेंस, ये एक्सपेंस किसकी वजह से? आपकी वजह से, और आप जैसे 30 कोर्सेज की वजह से, 30 कोर्सेज की वजह से ये एक्सपेंस। आपका क्या ख्याल है, मैं कैसे बांटूं? बोलो भाई, कैसे बांटूं? प्राइम कॉस्ट तो क्या है इसमें? सो आप अपनी जरा 2 4 एग्जांपल दो, क्या कहते हो आप? व्हाट? देखो इधर एक लफ्ज आपको देता हूं, एक लफ्ज आपको देता हूं, नहीं, कॉज एंड इफेक्ट, या दूसरा लफ्ज है बेनिफिट रिसीव्ड, बेनिफिट रिसीव्ड। कॉज एंड इफेक्ट लिंक होना चाहिए यार। 3 भाई हैं और उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल, तो हम एक गाड़ी ले लेते हैं, अच्छे सेटल लोग हैं, और एक ड्राइवर रख लेते हैं, बच्चे जाते हैं वैन में, यार मजा नहीं आता। अच्छा भी ठीक है, अब उसमें 2 खर्चे हैं, ड्राइवर की सैलरी है और लेट्स से पेट्रोल का खर्चा है। एक के 3 बच्चे, एक के 2 और एक का 1 बच्चा, 6 बच्चे हो गए माशाल्लाह। सही, 5 बच्चे जा रहे हैं 1 किलोमीटर के फासले पे, और जो एक है उसे पढ़ाना है मामा पारसी, सेंट जोसेफ, रहता वो नॉर्थ कराची में है, भेजना वो चाह रहा है क्लिफ्टन। उसके बच्चे लाडला है ना, उसे मम्मी डैडी स्टाइल बना, पापा मतलब अलग ही नेचर है। इधर पेट्रोल का खर्चा बराबर बांट दो, कॉज एंड इफेक्ट। भैया आपका बच्चा क्लिफ्टन जा रहा है, अप डाउन जो है ना 30 किलोमीटर है, लेट्स से 40 किलोमीटर है, और मेरे बच्चे 2 किलोमीटर जा रहे हैं, तो अप डाउन 4 किलोमीटर है, आपका 40 मेरा 4, यानी 10 टाइम्स मोर। तो जो भी पेट्रोल का खर्चा आएगा 10:11 के रेशो में, 10:1 के रेशो में बटेगा। हम तमाम 2 भाइयों पे 1:11 बटेगा और आप पर 10:11 बटेगा। यार इतना खर्चा वहां से निकालो, बराबर वाले घर में करा दो, खुदा की कसम पेट्रोल का खर्चा ही नहीं होगा। समझ आई बात? एक बात ये है कॉज एंड इफेक्ट, जिसकी वजह से खर्चा हो रहा है उसके साथ कनेक्ट करें। अब इस खर्चों को किस तरह से हम बांटें? पहला ऑप्शन, ठीक है, एक काम कर लें, नंबर ऑफ कोर्सेज के हिसाब से बांट दें। यानी प्लीज नंबर ऑफ कोर्सेज के हिसाब से 15 लाख खर्चा है, कोर्सेज है 30, तो शायद कितना आ जाएगा? 2000, 20,000, कितना आ जाएगा जरा चेक करिएगा? 30,000। इज दैट क्लियर? अब 30,000, अब आपने क्या क्या कोर्सेज में बांट दिया? एक ऑप्शन, एक कहने का सर एक कोर्स है उसमें बच्चे हैं 100, एक में 50, एक में 150, अलग अलग है, तो फिर ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स के हिसाब से बांट दें यार, यही ऑप्शन होगा ना यार। फिर एक कहने का सर एक और मसला है, पूछो क्या? सर आर्ट्स चेंज है, आप पढ़ा रहे 150 घंटे, वो पढ़ा रहे 120 घंटे, और एक कोर्स हो रहा है 50 घंटे का, एक कोर्स हो रहा है 60 घंटे का, अब क्या करें सर? तो भाई ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से बांट दो, दैट्स इट। नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से बांट दो, नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से बांट दो। ये हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं, प्लीज मेरी बात समझिएगा। नंबर ऑफ कोर्सेज के हिसाब से बांटोगे तो किसी कोर्स को कुछ, किसी को कुछ। नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से बांटोगे तो अलग ओवरहेड, ये वाला अमाउंट अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से बांटोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगी, सब अलग अलग आंसर आएगा। तो करें तो क्या करें? इज दैट क्लियर? एक बात याद रखें, अगर इसकी बेस पर बांटोगे तो लेट्स से AFC वाला परेशान हो गया तो CFAB वाला खुश हो गया, अगर इसकी बेस पर बांटा तो CFAB वाला खुश हो गया, AFC वाला, लाइक कुछ भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है। फिर जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, प्लीज अब आप मेरी बात समझेंगे, जब खर्चा डायरेक्ट होगा, कोई भी खर्चा हो रहा है, उस पर नाम लिखा हुआ है, ये फलाना कोर्स का है, फलाना जॉब का है, फलाना कस्टमर का है, चार्ज देम, दैट इज डायरेक्ट। और जो इनडायरेक्ट है उसके लिए आप एक सेपरेट अकाउंट बनाओगे, दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड, और उस अमाउंट को पहले जमा करो, ठीक है जी। आप उसके लिए एक अलग अकाउंट खोलोगे, फैक्ट्री ओवरहेड, यहां सारा वो अमाउंट जाएगा जो ट्रेसेबल नहीं होगा, जो ट्रेसेबल नहीं होगा। जब वो जमा हो जाएगा फिर हमें उसके लिए कोई ना कोई बेस चाहिए होगी, और वो बेस किस बेस पर डिसाइड होगी? कॉज एंड इफेक्ट की बेस पर। यानी क्या ज्यादा बेहतर है, क्या ज्यादा बेहतर है, उसकी बेस पर ये 2 या 3 ऑप्शंस, हम इनमें से किसी ना किसी बेस को यूज करेंगे, किसी ना किसी बेस को यूज करेंगे, और उसकी मदद से हम ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कस्टमर तक को पास कर देंगे। यानी अब आप यहां देखें, ये वाले खर्चे यहां पहुंच चुके हैं, ये वाले खर्चे इन 3 में से किसी एक ऑप्शन को पिक करने के बाद इन तीनों में बढ़ जाएंगे। मसलन अगर आप कहते हैं ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं, 30,000 के हिसाब से बांट दो, तो यार हर कोर्स को क्या मिलेगा? 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000। इज दैट क्लियर? 30,000। तो ये फिर हमने बांटना है। जब हम इसको बांट रहे हैं तो आप और से सुनिएगा, ये जो अमाउंट आया है, ये जो अमाउंट आया है, इसको हम नाम देते हैं FOH रेट, या हम इसको नाम देते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, इसको शॉर्ट में कहते हैं OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। और कुछ लोग इसे FOH रेट कहते हैं, मैं आगे जाके बहुत ज्यादा यूज करूंगा। OAR क्या आ रहा है, OAR क्या आ रहा है, OAR क्या आ रहा है, आप समझ जाइएगा। OAR निकालते वक्त 2 चीजें अगर हम देखें तो हमने की हैं। नंबर 1, हमने पहला काम ये करना है, जो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको पहले आपने एक्यूमुलेट कर लिया, दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड। फिर इसको कस्टमर को चार्ज करने के लिए ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, कस्टमर को चार्ज करने के लिए मुझे किसी ना किसी बेस की जरूरत है। जैसे कि मैंने यहां पर इनको यूज किया, नंबर ऑफ कोर्सेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ आवर्स, इनको हम नाम देते हैं बेसिस, या हम इसको कहते हैं डिनोमिनेटर्स, या हम इसको कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स। ये सारी टर्म थ्रू आउट सेमेस्टर में यूज करूंगा इंशाल्लाह। सही, इस पे थोड़ी ग्रिप करें, इनको थोड़ा मेमोराइज भी करें। एक उदाहरण मैंने सुन लिया, आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए, क्यों यूज कर रहे हैं और फिर उसकी एक छोटी सी लर्निंग भी आपके पास हो, ताकि जब उसको अप्लाई करने का वक्त आए तो आप रजिस्टर पीछे जाके ना देखें, यार ये क्या टर्म थी, सर ने क्या बताया था, ओ भाई इतना टाइम नहीं है सोचने का, फौरन अप्लाई करें। इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, सब बेसिस, ड्राइवर्स, डिनोमिनेटर्स,
basis, drivers, denominators. क्या हुआ? बस हाँ 10 मिनट में दे रहा हूँ, 10 मिनट में दे रहा हूँ, समझ आ गई बात? अच्छा जी, अल्लाह का शुक्र ही क्लियर हो गई। मैंने कहा देखे कोई चीज रह ना गई हो। ठीक है, एक एग्जांपल और छोटी सी थी, मैं चाह रहा था वो भी दे दूं। एक एग्जांपल और दे दूं फिर न्यूमेरिकल। नहीं अभी नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। अब आप जरा देखें इधर, यहां तक क्लियर है? कोई सवाल? क्विकली बोलो जल्दी से। शुरू में एक आध क्लास ऐसी होती है जिसमें आप ओपन होते जा रहे हैं, अब इसको समेटने का वक्त आ रहा है, ठीक है? लेकिन पहले जरा सा, कल जो मैंने आपको एक बात की थी, लिंक करें, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन के लिए मैंने आपको कहा था एक शायराना अंदाज में, है कुछ नजर आ रहा है कुछ, है लाख नजर आ रहा है 1-20, है 1-20 नजर आ रहा है लाख। ना ओवर कॉस्टिंग होनी चाहिए ना अंडर कॉस्टिंग होनी चाहिए। हमेशा कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए? एक्यूरेट कॉस्टिंग, एक्यूरेट कॉस्टिंग। हाँ बोलो। एग्जांपल हम किसी टेक्सटाइल कंपनी को, अभी वहीं जा रहा हूँ, आहिस्ते एक एक करके। पहले मैंने वो एग्जांपल ली जहां आप मौजूद हैं, तो आप थोड़ा विजुलाइज कर सकते हैं कि हाँ यार ये खर्चा तो नहीं बढ़ सकता, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। सही, पहले आप इस बात पे तो कन्विंस हो जाएं कि यार जो इनडायरेक्ट है वो यहां नहीं जा सकता, उसको आप सेपरेट रखेंगे और फिर किसी ना किसी सहारे की मदद से आप उस इनडायरेक्ट कॉस्ट को कस्टमर को चार्ज करेंगे। उस सहारे का नाम है ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट बेसिस, कॉस्ट डिनोमिनेटर्स। ड्राइवर का वर्ड कहां से आया? मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। गाड़ी अगर चल रही है तो कोई तो ड्राइवर है, इसी तरह अगर कॉस्ट हो रही है, खर्चा हो रहा है, तो उसके पीछे कोई तो है जो उसको ड्राइव कर रहा है, वो ढूंढना पड़ेगा आपको। अगर कोई खर्चा नंबर ऑफ कोर्सेज की वजह से ड्राइव हो रहा है तो फिर आप नंबर ऑफ कोर्सेज के हिसाब से बांटो। अगर कोई खर्चा नंबर ऑफ आवर्स की बेस पर ड्राइव हो रहा है तो फिर आप बेस आवर्स को बनाओ। और अगर कोई खर्चा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वजह से हो रहा है तो आप उसको उसकी वजह से बांटो। यानी इसका ख्याल रखो। अगर आप इसका ख्याल रखोगे तो याद रखना डिस्टॉर्शन होगी बट वो कम होगी। और अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे, इसकी सिलेक्शन आपकी वीक होगी, तो डेफिनेटली डिस्टॉर्शन जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? बस अब आते हैं इस पे अगला फेज। क्या बोलो? फिर आप अपनी मर्जी से कॉस्ट को ओवर वैल्यू भी कर सकते हो, अंडर वैल्यू। बेटा बात सुनो इधर, वो जो कस्टमर है गौर से सुनना प्लीज, मेरी बात समझना। कस्टमर जो है ना वो नन्ना काका नहीं है कि आप बोलेंगे ये लो फीडर मुंह में निपल डालो और आप जो है मैं जो कह रहा हूं मेरी बात मान लो। गौर से सुनना इधर, कस्टमर आपके पास आएगा और जब आपके पास से फैसला कर लेगा मैं जा रहा हूं, आपको महसूस भी नहीं होने देगा। वो हंस के बात करेगा, प्यार मोहब्बत की बातें करेगा, आपके साथ चाय पिएगा और आपके बराबर वाले से वो चीज खरीद लेगा। कस्टमर भाई किसी का नहीं है। पॉइंट समझे इधर प्लीज, हम इस बात को समझें। हम एक्यूरेट कॉस्टिंग कस्टमर के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। अगर मेरी एक्यूरेट कॉस्टिंग होगी, डिस्टॉर्शन नहीं होगी, तो मैं राइट प्राइस ऑफर करूंगा। अगर उस राइट प्राइस पे कस्टमर को आना है आए, नहीं आना ना आए। तो मुझे असल में अपने कस्टमर को लूज नहीं करना। आई होप मेरी बात समझ गए। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? तो ये हमारे पास मैंने छोटी सी एग्जांपल दी है। आपको एक और एग्जांपल मैं चाहूंगा वो भी दे दें, ताकि जब मैं जरा सुने इधर प्लीज। अब मैं जो मैंने आपको हैंडआउट दिया है वो है एग्जाम बेस्ड, वहां से शुरू होंगे सवाल। इवन उस पहले सवाल के अंदर ही मैंने बहुत सारी बातें करी हैं, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन बेस्ड चले जाएंगे, वहां आपको ये सब अप्लाई करना होगा। सही है? पहले मैं जरा ये कुछ लफ्ज है इनको समझा दूं। पहली बात ये याद रहेगा, FOH रेट, OAR, FOH रेट, OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, FOH रेट और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। मैं भी हाँ आ रहा हूँ बस। सही है, समझ है तक कर लेंगे अगली दफा। अब हाँ, एक तो आपकी कल क्लास है ऑडिट की, पता होगा
यार मैं भूल गया, टाइमिंग बताया तो था सबसे, जो भी ये पूछते हुए जाइएगा। दूसरा, मंडे से हमारा अपना एज पर शेड्यूल मैंने बताया था कि 11:30-12 बजे की टाइमिंग होगी और वो 3 बजे के आसपास होगी, और वो मंडे टू थर्सडे होगी, और वो पहले दिन जो शुरू होगी मंडे से, फिर वो टाइम टेबल नहीं बदलता अल्हम्दुलिल्लाह, वो फिक्स टाइम टेबल है। पहला वीक मैंने बताया था कि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रही है, इसकी क्लास उसकी क्लास, सारे टीचर चाह रहे हैं। कल मेरी क्लास अब मंडे को होगी। हमने डिसाइड ये किया था, तमाम टीचर कह रहे थे रखो, तो हमने ये कहा था यार एटलीस्ट एक नहीं रखो यार, क्योंकि फिर एक क्लास रखो रिदम टूटता है, तो कम से कम 2 रखो। तो साजिद सर की भी 1 हुई, मेरी 2 हो गई, दैट्स इट। रिदम बनना चाहिए। अब आप, मैंने आज बात करी, मंडे को आप आते सब भूल जाते, फिर नए सिरे से करो, तो मैंने कहा नहीं, कम से कम 2 क्लासें आप रखें यहाँ टीचर की, ताकि थोड़ा रिदम बना रहे। अच्छा जी, यहाँ तक बात समझ आ गई? इधर देखिए प्लीज, एफर्ट रेट, OAR, थोड़ा सा लिंक बनाए। जो खर्चा डायरेक्ट है वो पहुंच गया कस्टमर तक, जो खर्चा इनडायरेक्ट है वो जमा हो गया। फिर उसको बांटने के लिए मैं क्या करूंगा, OAR निकालूंगा, एफर्ट रेट निकालूंगा, OAR निकालूंगा, एफर्ट रेट निकालूंगा। उसके लिए मुझे बेसिस चाहिए होंगी, बगैर बेसिस के, बगैर डिनोमिनेटर के मैं आगे नहीं जा सकता। हाँ, अब मैं, हाँ, अगला फेज ये है, क्या बात है ना। अब आप जो सवाल देखो, इनका अगला सवाल देखो, आप सिस्टमेटिक वे में हैं। पहली बात, इनको क्यों कर रहे हैं समझ आ गया, फिर इसके बाद इसको वहां लेके जाना है, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। अगला सवाल है ये, हम कैसे करेंगे। 2 बातें यहाँ पर, एक है जनरल गाइडलाइन और एक होती है फिंगर टिप्स पे, ये करना है और ये करना है। वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, समझ गए, कल बताऊंगा, होपफुली मंडे को। फिलहाल अगर जनरल बात करें, ये चीज अभी मैंने आपसे पूछा ना, पेट्रोल का खर्चा उन तीनों भाइयों में कैसे बटेगा, आपने कहा किलोमीटर्स के हिसाब से, लेकिन ड्राइवर का खर्चा किलोमीटर के हिसाब से क्यों बांटेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन के हिसाब से बांट लो। अगर आपके 6 बच्चे, 1 2 3, तो 6 बच्चे हैं, इनकी फीस बचा रहे हो ना वैन की, तो उसी हिसाब से ड्राइवर को दे देते हैं हम तीनों भाई मिलकर। लेकिन पेट्रोल का खर्चा नंबर ऑफ चाइल्ड के हिसाब से नहीं, नंबर ऑफ, ये इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी रोड बने नर्सरी का, और मैं रहता हूं नॉर्थ नाजाबाद में, और मुझसे कहा जाए टैक्स दो, तो मैं इस पे डिबेट करूंगा। आज मुझसे गवर्नमेंट कहती है टैक्स दो, मैं कहता हूं नहीं दूंगा। सपोज हम में से अक्सर लोग कहते हैं क्यों, किस बात का दें, क्या मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है। अमेरिका में आप 30-40% टैक्स दे रहे हैं, बिकॉज यू आर रिसीविंग बेनिफिट। अगर कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, कम से कम बेनिफिट तो दो ना भाई। आप बोल रहे रोड टैक्स दो, तो रोड किधर है, गड्ढा टैक्स लो, ये रोड किधर है। गाड़ी वाले को नहीं पता कि मैं अभी गाड़ी चला रहा हूं, मैं अंदर हूं बाहर हूं। अभी मैंने क्या, खुदा की कसम, ट्रक उलट गया यार, बारिश में मैंने देखा पूरा ट्रक उलट गया, तो सारे रोड। अब आप बोलो अजीब सी कौम है हमारी, टैक्स नहीं देती। तो भाई ये टैक्स मेरे बेनिफिट के लिए लिया जा रहा है, किधर है वो बेनिफिट, आप तो लगा ही नहीं रहे हो, वो तो कहीं और ही जा रहा है। बेनिफिट रिसीव, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो चीज आप एक बिल्डिंग में रह रहे हो और वहां पर आपसे मेंटेनेंस ली जा रही है, तो वो आप उसको यूज कर रहे हो, इसलिए मेंटेनेंस ली जा रही है। आई होप मेरी बात समझ गए। तो अब आप इसको लेट मी कंक्लूड जो अब तक हमने पढ़ा है। कॉस्ट को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। 1 मिनट प्लीज। फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्ट्री से बाहर नहीं। अगर फैक्ट्री की कॉस्ट है उसे 2 हिस्सों में बाइफरकेट किया जाएगा, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है वो डायरेक्टली पहुंचेगी कस्टमर को, कॉस्ट ऑब्जेक्ट को, और अगर वो कॉस्ट इनडायरेक्ट है तो पहले आप उसको लेट से एक जगह पे एक्यूमुलेट करेंगे और फिर किसी ना किसी ड्राइवर की मदद से, किसी ना किसी बेस की मदद से, कौन सा बेस होगा इस पे और मजीद डिस्कशन हमने करनी है। जनरल गाइडलाइन दे दी ये वाली कि कॉज एंड इफेक्ट, बेनिफिट रिसीव की बेस पर हम इस कॉस्ट को कस्टमर तक लेके जाएंगे। उसके बाद जब हमारे पास ये कॉस्ट तो डायरेक्टली पहुंची हुई थी, ये कॉस्ट इनडायरेक्टली पहुंच गई, इसीलिए इसका एक और वर्ड भी इनडायरेक्ट। ये बगैर किसी सहारे के, ये सहारे के साथ पहुंची है कॉस्ट ऑब्जेक्ट तक। अब आप इनको प्लस करोगे, फिर उसमें अपना मार्कअप मार्जिन रखोगे, आपको समझ आ जाएगा मुझे इन लोगों को क्या फीस चार्ज करनी चाहिए। बराबर वाला कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, करने दो। आपने अपनी कॉस्ट स्ट्रेटेजी खुद बनानी है। मतलब मैं मेहनत करूं 4-6 महीने और उसके बाद मेरे अकाउंट में
प्रॉफिट नहीं है तो फायदा क्या है ऐसे बिजनेस का? तो आपने बड़ा एक रीजनेबल चलना है जो आप पूरी जिंदगी कर सके। सिलानी वेलफेयर नहीं चला रहे, कुछ आए ना आए दुआएं तुम्हारी हैं, दुआएं नहीं चाहिए। कायदे आजम मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह की इज्जत जहां होगी हम वो करेंगे भैया। आई होप मेरी बात समझ गए, यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब आप यहाँ एक छोटी छोटी और कंक्लूजन है, हम ड्राइवर्स को यूज करते हैं, बेसिस को यूज करते हैं, डन। एक बात ये बता दी और से अब आप मेरी बात सुनिए प्लीज। कल जो बात की थी उसको फर्स्ट मैंने कहा एक आध दिन थोड़ा सा आप थ्योरी है, मैक्स आप समझे बस सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स होंगे। आप समझे एक चैप्टर अगर 6 दिन चलता है ना तो पहला दिन होता है उसमें आधा दिन निकलता है थ्योरी में, वो भी कभी कभी अगर कोई लॉजिकल चैप्टर है। अगर 8 दिन वो चैप्टर पढ़ा रहे हैं आधा दिन, 7.5 दिन न्यूमेरिकल है। जब कैफ 8 था ना तो एग्जाम में 7-8 नंबर की थ्योरी आती थी बस, सही है ना? तो आप अंदाजा लगा लीजिए सब्जेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह न्यूमेरिकल बेस्ड है, थ्योरी का लेकिन जहां जहां जरूरत है वहां हमें इसको डिस्कस कर लेना चाहिए। अब आप देखिए छोटी सी बात, डिस्टॉर्शन इनडायरेक्ट, हाँ 3 पॉइंट लिख लें प्लीज, 3 पॉइंट, 2 से 3 पॉइंट लिख लें आज की जितनी डिस्कशन है प्लीज, कल और आज की, सही, कल और आज की प्लीज, बस इसको कंक्लूड कर रहा हूं। नंबर 1 और से सुनेंगे। नंबर 1 पहले सुन लें ताकि फिर आप अपने पर लफ्ज ला सकें। मैंने लिखना कैसे, रोमन में लिखे, इंग्लिश में लिखे, फारसी में लिखे, गुजराती में लिखे, मेमनी में लिखे, वो आपकी चॉइस है। मैं आपको जस्ट विजुलाइज करवा रहा हूं। डिस्टॉर्शन जो है कभी भी इसकी वजह से नहीं आएगी। किधर आ रही है? इस पर पढ़ना ही नहीं होगा। आपने एक सादा कुर्सी बनाई है, दूसरे वाले ने वीवीआईपी कुर्सी बनाई है, तो फिर वीवीआईपी पैसे भी दो, पढ़ना ही नहीं होगा। मेहरान ले रहे हैं 10 लाख में खुश है, वो 50 लाख की सिविक लेके घूम रहा है, वो उसमें खुश है। क्यों? वो डायरेक्ट कॉस्ट है, ट्रेसेबल है। प्लीज 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 लेट मी कंक्लूड। नंबर 1 डिस्टॉर्शन, क्रॉस सब्सिडाइजेशन, inaccuracy in cost arises due to indirect costs, never because of direct costs। ये अब आप लिख लें। ये इतना कल और आज की डिस्कशन के बाद इतनी डिस्कशन के पीछे बैकग्राउंड ये था कि डिस्टॉर्शन अगर आएगी तो इनडायरेक्ट कॉस्ट की वजह से आएगी। डायरेक्ट कॉस्ट में कभी डिस्टॉर्शन नहीं होती। मैं फाइनल में पहुंचा और मैं डायरेक्ट कॉस्ट की वजह से डिस्टॉर्शन सोच रहा हूं तो मेरी बेसिक हिली हुई है। ये पहला पॉइंट है प्लीज, कल और आज की डिस्कशन के को अगर हम कंक्लूड करें। नंबर टू डिस्टॉर्शन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, नेवर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, बट कैन बी मिनिमाइज्ड। ये जो कल लफ्ज दिए थे उसके पीछे मैंने पूरे आज का लेक्चर निकाला है। यहां देखिए, इधर और कीजिएगा प्लीज, थोड़ी बस 2-3 मिनट और। यहां देखना बेटा, इधर तुम इनमें से किसी को भी बेस बना दो, जो कॉन्फिडेंस इधर है वो यहां नहीं आ सकता, क्योंकि बहरहाल तुमने चीज यूज की है। उसके लिए एक वर्ड कॉल लफ्ज दे रहा हूं आपको, दैट इज कॉल्ड गैस वर्क। अंदाजे लगाएं, अंदाजों से जो चीज होती है उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना, 1 2 3 4, सही, ये अंदाजे हैं, गैस वर्क। एक इंची टेप, अब इंची टेप ले और नाप ले। इंची टेप से जो एक्यूरेसी आएगी वो इस पाँव के नापने से नहीं आएगी, मेरे बड़े पाँव दूसरे के छोटे पाँव। अब इसमें उसने कितना पाँव खोलना है ये भी तो सीखना है। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? प्लीज इधर आओ, मैं तुम्हें बताऊं। डायरेक्ट कॉस्ट जब कॉस्ट ऑब्जेक्ट को जाएगी, ये खुदा की कसम ऐसे जैसे इंची टेप से नापा गया है, तो वहां जो कॉन्फिडेंस होगा वो कॉन्फिडेंस इनडायरेक्ट कॉस्ट की एलोकेशन में आ ही नहीं सकता। लेकिन कोशिश करो करीब से करीब जाओ। जब आप इनडायरेक्ट कॉस्ट को बांटो तो कस्टमर मुतमईन हो, कस्टमर हो ना हो, अगर उसने मुझे ऑर्डर दे दिया तो मुतमईन है, और अगर वो खामोशी से निकल गया तो मुतमईन नहीं था ना भाई। कस्टमर क्यों लूज किया आपने? तो आपकी कॉस्टिंग का स्ट्रक्चर अच्छा होगा
तो कस्टमर नहीं जाएगा, अगर वो वीक होगा वो चला जाएगा, वो कभी नहीं रुकेगा आपके लिए, इवन आपको बताएगा भी नहीं, नेवर। दो बातें हो गई। डिस्टॉर्शन arises because of indirect cost. Distortion cannot be eliminated but can be minimized. सही। तीसरी चीज, और वो क्या? Distortion can be minimized using appropriate drivers. S उसमें लिख देना ब्रैकेट में यार। क्लास के बाद अगर किसी को हैंडआउट चाहिए हो तो मेरे क्लास के बाद मुझसे ले लेना भाई, ये मौजूद है यहाँ। अच्छा भाई, यूजिंग एप्रोप्रिएट ड्राइवर। अब अगली क्लास में हम यहीं से थोड़ा कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ये ड्राइवर है, ये रहा। अब अभी ड्राइवर को ओपन रखा हुआ मैंने। जब मैं पहला सवाल कंप्लीट कराऊंगा 1A मेरे हैंडआउट का, और उसके जब 3 या 4 केसेस कराऊंगा, तो मैं ड्राइवर को इस तरह से समराइज कर दूंगा। इधर देख लो, ये मेरे इशारे होंगे कि ये है मैक्सिमम ड्राइवर्स। ये ऐसे भी हो सकते थे, नहीं ये है, तो कौन से हैं और वो क्यों है और उसके अलावा क्यों नहीं है, और कौन सा वाला हमें फाइनलाइज करना है। एक जनरल गाइडलाइन इसकी बेस पर और एक स्पेसिफिक गाइडलाइन, इन बातों को ध्यान में रखो। तो दीज शुड बी द ड्राइवर। समझ एक बात, ये तो कॉमन है, अभी तो आएंगे 6 ड्राइवर आएंगे, 6 ऐसे नहीं, ऐसे बताऊंगा, बहुत आसान है। देखो इधर यार, एक मिनट, तुम लोग तो खुदा एकदम नन्हे बच्चे नहीं थे क्लास 8 के, कि बस इधर आपने देखा अरे 2 बच्चे जा रहे हैं, चल बेटा अपना भी बैठ गया। यानी इतनी लॉजिकल चीज चल रही है और तुम्हें फिक्र लगी घर जा। वही 1 मिनट, आज तो 6:30 तक क्लास है, तो बैठ जाओ आराम से, बदतमीजी नहीं करो। अच्छा चलो, मैं बस 5 मिनट और चाहिए। मैं तो इस धोखे में रहा 6 बजे तक है, 4 से 6। ये बदतमीजी है यार, ये बदतमीजी है, मिसगाइड किया है। ये अब मंडे को आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। हाँ बेटा, एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ मेरा बच्चा, इसको पहले तो आपने जहन में रखना, अभी ओपन रखो यार। 1 सेकेंड प्लीज, मैं 10-5 मिनट रुक जाओ, मुझे एक एग्जांपल और देने दो, कल मैं हैंड आउट पे आना चाहूंगा यार। 1 सेकेंड प्लीज बेटा, समझो आज यार, 1 मिनट, इधर सुन लो, इधर। अभी मंडे से रेगुलर क्लास होगी ना, तो उसमें हम बीच में थोड़ा सा 10 मिनट का पावर ब्रेक भी देंगे। अभी पहले 2 दिन नहीं दिया क्योंकि क्लास ही 2 घंटे की थी। आज मैंने आके देखा तो 4:30 थी, तो मुझे याद नहीं रहा, मैं समझ 4 से 6 थी। लेकिन 1 मिनट प्लीज यार, मैंने अपनी बात पूरी करनी है। सही, अगर आप मुझे डिस्टर्ब करोगे मैं देर कर दूंगा, तो आप मुझे मेरी बात पूरी करने दो, जल्दी छुट्टी हो जाएगी। मेरा वादा है, मैं 1 शुरू नहीं करूंगा, उसके अलावा सारी बातें करूंगा। डन हो गई बेटा? बात सुन, इधर इन्होंने एक जुमला बोला और आप सबके दिल में आ रहा होगा, सर जल्दी से बता दे हमें किसको ड्राइवर बनाना चाहिए। अभी ओपन रखो, और उस ओपन में बस कल मैं इसको क्लोज करूंगा मंडे को, ताकि विजन ब्रॉड हो। इसको ध्यान में रखो। ड्राइवर यूज करो कॉमन सेंस से, ड्राइवर यूज करो जिसमें तुम्हें कन्विंस हो कि इसी को ड्राइवर होना चाहिए, इसी को ड्राइवर होना चाहिए। आपकी क्लास 2:45 से 4:15 तक है ना शायद कल? ऑडिट हाँ, एक ही है शायद। 2:45 से 1:45 to 3:45, 1:45 to 3:45। अच्छा जी, इधर प्लीज। जी बेटा, हाँ जो क्लोज्ड हो। अभी मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ यार, प्लीज एक एग्जांपल और लिख के लाया हूँ, वो भी ले लो। कल मैं डायरेक्ट सवाल करना चाह रहा हूँ, अब बार एग्जांपल नहीं। अब ओपन छोड़ा है तो आज फाइंड अप करके चलते हैं यार। एक और एग्जांपल इधर प्लीज, मैं सारी वो एग्जांपल दे रहा हूँ जो नॉर्मल है, गौर से सुनना इधर प्लीज, बस गौर से सुनिए प्लीज, बस 2 मिनट 5 मिनट। यहाँ देखिए भाई, ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा ना, ये वाली चीज। अब हाँ अभी दे रहा हूँ, अब इंसान के बच्चे बन जाओ, सीधे बैठो, बदतमीजी नहीं। देखो इधर, फोकस बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। कैफ 3 पास करना है तो आगे जाएंगे, फिर कैफ 6 पे आएंगे, फिर उससे आगे जाएंगे C-FAB,
फिर उससे आगे जाएंगे MSc, फिर उससे आगे जाएंगे लड़की, शादी। समझो बेटा, बगैर अभी मैं बोलूं CA कर रहा हूं, अपनी बहन मुझे दे दीजिए, खुदा की कसम नहीं देगा वो, फिटकार मारी होगी ना तब भी नहीं देगा। कर रहा है, पता नहीं कब करेगा। अब आप याद है कि इधर प्लीज, बस आखिरी एग्जाम्पल मैं बोलूं। हाँ भाई सुनो इधर, यार एक छोटी सी एग्जाम्पल और देता हूं आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर ट्रेसेबल के लिए, और से सुनेंगे प्लीज, ये अपने ऊपर रख के सोचे यार। अब बस अब से बहुत हो गया, जरा सीरियस देखिए। हमारे लेट्स से एक फैमिलीज है 4 A B C और D, मैंने जस्ट एग्जांपल बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब जो नंबर ऑफ पर्संस है हर फैमिली में, वो लेट्स से इसमें है 6 लोग जा रहे हैं, वालिद वालदा बहन भाई, यहां पर है लेट्स से 5, यहां 4 और यहां 3, इनको मिलाए तो ये लेट्स से 18 लोग हो गए। ये जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज। और से सुनेंगे 4 कजन्स हैं, 4 दोस्त हैं, 4 फैमिलीज हैं। जस्ट विजुलाइज करेंगे, बिल्कुल कॉमन रखे ना। अभी जो इन्होंने कहा कि बताए कौन सा ड्राइवर, इन्होंने कहा कौन सा ड्राइवर, मैं बोला अभी नहीं बता रहा, जाओ मंडे को इंशाल्लाह बताऊंगा। और जब मैं मंडे को बताऊं तो ये 2 एग्जाम्पल, केएनएस वाली और ये नॉर्दर्न एरियाज वाली, ये एग्जाम्पल कनेक्ट करना, आपको मजा आएगा। बस छोटी सी एग्जाम्पल है। अब गौर से सुने, ये चारों बैठे, उन्होंने कहा यार एक काम करते, नॉर्दर्न एरियाज पे निकलते 6-8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए फैमिली के साथ, डन। अब जब ये नॉर्दर्न एरियाज जा रहे हैं तो पहला खर्चा, और वो होगा एयर फेट। इज दैट क्लियर? एयर फेट का खर्चा है या प्लीज समझा? अब एक बात बताओ इधर प्लीज, मुझे बस 2-3 मिनट दो, इसको फाइनल कर रहा हूं ताकि एग्जाम्पल खत्म हो, फिर हम डायरेक्ट सवाल पे जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं यार, अगर किराया है, एयर फेट है, तो इसमें क्या झंझट है? जिसके जितने लोग हैं वो कहते हैं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आप ट्रेन में आ जाओ भाई। आप, मैं PIA से जा रहा हूं, मैं और सस्ती, कुछ भी यार, वो आपके लिए बिलीव भी सेकंड भी नहीं लगेगा उसको ट्रेस करने में। तो वो खर्चा आप डायरेक्टली किसको चार्ज करोगे? फैमिली को। भाई आपका मोड, आपका मोड, आपका मोड, इस पे क्या फटा होगा? समझ गए? लेट्स से रूम रेंट, भाई आप अपनी फैमिली के हिसाब से भाई देखो, साथ जाएंगे लेकिन अलग भी रहेंगे। यानी साथ जाने का मतलब ये नहीं कि मेरी वजह से तुम ये करो, ये ठीक है जी, तुम्हें अगर ये होटल लगता है मुनासिब है और तुम अफोर्ड कर सकते हो, तुम महंगा वाला ले लेना, मैं सस्ता वाला ले लूंगा, लेकिन इंशाल्लाह साथ घूमेंगे, साथ बेहतरीन प्लान है, नॉट बैड। अब आपने अपने हिसाब से रूम ले लिया, एक रूम 12,000 रुपए पर डे आपको मिल रहा है, पर नाइट मिल रहा है, एक तरफ 5,000 मिल रहा है, उसने कहा मेरे लिए काफी है, मेरी फैमिली के लिए, आप 12,000 वाले में रहना चाहो भाई, आप रह लो, मुझे नहीं चाहिए 12,000। अब ये अमाउंट किसको चार्ज करेंगे आप? लेकिन 2 खर्चे और हैं, फूड एक्सपेंस और फूड, और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। अबे फूड वे ग्रेस, तुझे फूड का नहीं मतलब पता? हाँ ये बस, अब बिल्कुल नहीं, 5 मिनट के लिए अपना मजाक खत्म कर दो। अब आप यहाँ देखें, अबे हो जाएगी, परेशान ना हो यार, एक बस ये फूड एक्सपेंस है, आपने 6-8 दिन गुजारे, सही ना, जाने यार यहाँ तो नहीं करेंगे ना। और इसके अंदर आपका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का, आपने हाईएस्ट हायर कर ली और साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दैट्स इट। लेट्स सी, ये खर्चा क्या फैमिली के लिए ट्रेसेबल है? हरगिज़ नहीं। अब अगर ये खर्चा मिलाकर 1,80,000 हो जाता है, सपोज, प्लीज मेरी बात समझिए, 1,80,000 हो जाता है, वंस अगेन फिर मसला। अब आप कॉमन सेंस लगाओगे बेटा, आप उस फैमिली का हिस्सा हो। अब अगर आपके साथ 6 लोग हैं तो आपकी सोच, आपके साथ 3 लोग हैं तो आपकी सोच, यार सोच वो होनी चाहिए जिसमें इंसाफ हो, ये नहीं कि मुझे सूट करे, मुझे उस इंसाफ को ढूंढना है। अब आप यहां देखिए, इधर ये 1,80,000 या 3,60,000, कोई भी एक एक्स अमाउंट है जो ट्रेस नहीं हो रहा, और वो एक उसका लेट से अमीर बना हुआ, एक हेड बना हुआ है, और वो अमाउंट जमा करता है। देखो भाई, मैंने गाड़ी वाले को ये दिए, मैंने पेट्रोल की ये दिए, मैंने होटल रूम के तो आपने खुद देने भाई, ये वाला मैंने खाना खाया, चाय पी, नाश्ता किया, कॉफी पी, एक जगह करो, बच्चे जो खा रहे खाने दो, एंजॉय करो, ठीक है डन। प्लीज मेरी बात समझिएगा। अब ये खर्चा कैसे बांटे? पहला ऑप्शन इक्वली, अगर इक्वल बांटते हैं तो 180, 90, यानी सब फैमिलीज को कितना मिल जाएगा? 45, 45, 45।
प्लीज मेरी बात समझिएगा, प्लीज प्लीज। क्या ये जस्टिफाइड है? इसके साथ ज्यादती है, गलत बात है, और सबसे ज्यादा फायदे में ये रहा। तो दूसरा तरीका क्या है? आप बांट दें नंबर ऑफ पर्संस के हिसाब से। जब आप इसको डिवाइड करोगे 18 से तो 10,000 रुपए पर पर्सन आ गया। दिस इज OAR, दिस इज OAR। इन दोनों में क्या एप्रोप्रिएट है? अब उस हिसाब से देखो भाई, इसको चार्ज करोगे 60, इसको 50, इसको 40, इसको 30, कौन सा बेहतर है? हाँ बेटे जल्दी बोलो। अब आ रहा ना भैया, मेरे बच्चा, मुझे पता तो तू लाया, उसके लिए भी तेरे लिए कहानी लाया। जल्दी सुन ले। अब इधर देखो बेटे, इधर प्लीज प्लीज। वो स्पेशल केस था। एक मिनट यार, जल्दी से, क्योंकि लेट मी कंक्लूड। मुझे एक बात बताओ, ये रीजनेबल है? आया? क्यों बोले आप? बिकॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इन जितने लोग होंगे उसूलन खर्चा उतना होगा। मैं यार जब मैं बीकॉम कर रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था, मैं बाहर निकला, अम्मा से पूछा क्या पका है, उन्होंने अपनी अजीब सी चीज बताई। मैंने कहा मैं नहीं खा रहा। मैं पैदल निकल के, बीकॉम कर रहा था, कंगला था, ट्यूशन पढ़ा लेते थे छोटी मोटी, सुनते जाना बाबा, वाक्य सुनना। तो जैसे ही मैं गली में पैदल जा रहा था, मैंने कहा रोल खा लेंगे जाके ना, अच्छा सा बारबेक्यू रोल। तो मैं बस थोड़ा आगे गया तो मोहल्ले में एक दोस्त मेरा रहता था, पंजाबी फैमिली का, बहुत खाता, अल्लाह माफ करे, ठूसता है। वो गेट से निकला, मैंने कहा प्रोग्राम कैंसिल। मैंने कहा ये पूछेगा कहाँ जा रहे हो, ये साला चल देगा मेरे साथ। वो आया तो उसने हाथ से गला मिला, और कैसा मिला, क्या हुआ, कहाँ था? मेरे अभी तो खाना खाया। बोले, मैंने कहा शुक्र है इसने खाना खा लिया, हाथ भी गी लेते, खुदा की कसम, रियल वाकई बता रहा हूँ। तो कह रहा तू कहाँ जा रहा है? मैंने कहा रोल खाने जा रहा हूँ। कह रहा चल। मैंने कहा अभी तो तूने खाया। कह रहा कंपनी दूंगा, साथ बैठ जाएंगे, पैदल चलते, दोनों भाई चलते, मेरी वॉक हो जाएगी। मैंने कहा हाँ चल यार। मैं बैठ गया जाके, मैंने कहा भाई एक रोल लाना। कह रहा यार भाई को नहीं खिलाएगा? मैं तो तू अभी खाना खा चक लूंगा, रोल चक लूंगा। ठीक है, ये मैं आपको सीधे जाके बता रहा हूँ। एक रोल खाया, अभी मेरा रोल खत्म नहीं हो। कह रहे भाई एक और लाना। फिर मैंने कहा यार कोल्ड ड्रिंक लाओ। कह रहे मैंने अखलाकन पूछ लिया, तू तो नहीं पिएगा कोल्ड ड्रिंक? कह रहे यार कोल्ड ड्रिंक नहीं, जूस ले आया। और जब खा पी के निकला, ये मैं आपको बिल्कुल सीधा वाकया बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने उसका हशर किया ना, वो बाद में बताऊंगा। फिर मैं जैसे ही निकले, थोड़े आगे है, कह रहे काशिफ ये जो लस्सी है ना, खुदा की कसम उधम है। मैंने कहा इंसान के बच्चा बन जा और सीधा यहाँ से तू चल ले, शुक्र है तू खा के आया था, तब ये हाल है। अगर खुदा की कसम ये फैमिली मेरे दोस्त वाली हुई तो खुदा की कसम ये लोग क्या सोचेंगे? अबे ये पता क्या कर रहे होंगे, यूं देख रहे होंगे और अंदर इनको हाँ बराबर बांट दो, बराबर। लेकिन आप बेगम से कह रहे होंगे यार ठूसता है यार, ठूस से जा रहा है यार, ये तो बहुत। अब आप सुनो इधर, क्या करें भाई? इसकी वजह से 3 फैमिली को तो डिस्टर्ब नहीं करूंगा, डिस्टॉर्शन को तुम खत्म कर ही नहीं सकते। तुम लोग के मुताबिक दिस वाज बेस्ट, इसमें भी मसला है, लेकिन क्या करें? बड़े नुकसान को बचाने के लिए जरूरी है आप छोटा नुकसान कर दें। नुकसान तो होगा, नुकसान यहां नहीं होगा डायरेक्ट कॉस्ट में, लेकिन अगर कोई कॉस्ट इनडायरेक्ट है, उसे कॉस्ट ऑब्जेक्ट तक ले जाना है, उसमें डिस्टॉर्शन आएगी। बट मैं अपनी कॉमन सेंस एनालिसिस के थ्रू उस डिस्टॉर्शन को मिनिमाइज कर सकता हूं, एलिमिनेट नहीं कर सकता। जाओ।